कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के लड़के से जो ज़ॉम्बी फिल्म देख रहा था, जिसका हीरो हजारों ज़ॉम्बीज से जान बचाकर भाग रहा होता है। अकीरा मन में सोचता है कि काश इस हीरो की जगह वो खुद होता। सुबह के 4 बजने वाले थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि कल उसे काम पर भी जाना था और हम सब की तरह अकीरा भी काम पर नहीं जाना चाहता। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है जब अकीरा की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत खुश था। यहाँ काम कर रहे बाकी सब लोग भी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, जो देख अकीरा बहुत खुश होता है क्योंकि उसे वही जॉब मिली थी जिसके लिए वो हमेशा सपने देखा करता था और अकीरा को यकीन था कि अब उसकी लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है। अकीरा का बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर चला जाता है और तभी उसकी टक्कर साओरी नाम की एक लड़की से होती है। साओरी को देखकर पहली नजर में ही अकीरा को उससे प्यार हो जाता है। साओरी अकीरा को यहाँ वेलकम करती है और कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो उससे पूछ सकता है। शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे एक बार में ले जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अकीरा का मोटिवेशन देख सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस थे और अकीरा बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। बार में उसे साओरी भी दिखाई देती है। साओरी बहुत क्यूट थी और अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और साओरी को इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब पार्टी खत्म होने के बाद अकीरा ये देख थोड़ा चौंक जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने की बजाय वापस कंपनी में जा रहे थे। असल में कंपनी से इन लोगों को इतना ज्यादा काम मिलता है कि रात में ओवर टाइम करना पड़ता है। अकीरा को जॉब के पहले दिन ही पूरी रात काम करना पड़ता है। इसी तरह पूरी 2 रात काम करने के बाद अकीरा ऑफिस से निकल पाता है। वो कुछ घंटे ही सोता है और सुबह हो जाती है। अकीरा थक गया था लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है कि ये कैरियर उसने खुद चूज किया है और वो मन लगाकर काम करेगा। वो पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस जाता है। उसे पता चलता है कि एम्प्लॉइज को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं लेकिन कोई उन्हें लेता नहीं है। कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा टाइम पर नहीं मिलता। ये लोग सारा दिन या तो सिगरेट या तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं। इनका बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और बात बात पर इन्हें डांटता रहता है। ऐसे ही अकीरा को यहाँ काम करते 1 साल हो जाता है। उसे ये भी याद नहीं था कि आखिरी टाइम वो कब नहाया था। आज एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी और उसका काम भी अकीरा को दे दिया जाता है, यानी आज रात उसे फिर से ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा सोचता है कि काश उस पे कोई मिसाइल आकर गिर जाए। तभी मिस साओरी उसके लिए लंच लेके आती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था। सिर्फ साओरी ही थी जिसके कारण अकीरा अब तक यहाँ पर टिका हुआ था, लेकिन उसने आज तक भी साओरी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। पर उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि उनका बॉस रोज साओरी को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका फायदा उठाता है। कुछ और समय बीतता है। अकीरा की हालत खराब हो गई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अब भी ये जॉब क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो। 3rd ईयर तक अकीरा एक कॉर्पोरेट गुलाम बन गया था। काम के प्रेशर में अकीरा डिप्रेशन में जा चुका था। कई बार तो अकीरा का मन खुदकुशी करने का भी होता है ताकि वो इस गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाए। रात को घर आकर अकीरा कुछ समय टीवी देखता है। उसका कमरा कोल्ड ड्रिंक और नूडल्स के पैकेट से भर गया था क्योंकि कुछ ढंग का खाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ अपने दिन काट रहा था और उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर काम के लिए जाने लगता है, पर वो देखता है कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग रेंट देना है। रेंट देने अकीरा मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा था क्योंकि उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर वो मैनेजर अकीरा को भी खाने के लिए दौड़ता है और अकीरा यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर उसे और भी ज़ॉम्बीज मिलते हैं। इन सब से बचते हुए अकीरा ऊपर की तरफ भागने लगता है और मन में सोचता है कि ये सारे लोग ज़ॉम्बीज कैसे बन गए। अगर यही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भागते हुए अकीरा बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए थे। इसका मतलब है कि अकीरा को अब काम पे नहीं जाना पड़ेगा और ये सोचकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है और अपनी आईडी कार्ड निकालकर फेंक देता है क्योंकि अब वो आजाद है। अकीरा बिल्डिंग से छलांग मारकर सेफ लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बीज से बच के भागने लगता है। अकीरा अब बहुत ज्यादा खुश था, जैसे उसकी जिंदगी रंगों से भर गई थी। काम के चक्कर में अकीरा भूल ही गया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अकीरा अब छत पर जाकर लेट जाता है और सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अकीरा करना चाहता
था, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। पर अब आज से वो उन सभी चीजों को कर सकता है जो वो करना चाहता था। तभी अकीरा को मिस साओरी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि वो ठीक होगी या नहीं। फिर अकीरा डिसाइड करता है कि वो साओरी के घर जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। अकीरा एक साइकिल पर बैठकर ज़ॉम्बीज से बचते हुए साओरी के घर पहुंच जाता है। पहले तो उसे शर्म आती है कि कहीं साओरी उसे चिपकू ना समझ ले, लेकिन आसपास के हालात देखते हुए अकीरा डोरबेल बजाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ उसे एक आदमी के जूते पड़े मिलते हैं। ये अकीरा का बॉस था जो साओरी के साथ रात बिताने आया होगा, लेकिन उसके अंदर भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और वो ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा उस पे 3 साल की सारी भड़ास निकालता है और कहता है कि वो उसकी जॉब से रिजाइन कर रहा है। फिर अकीरा दौड़ कर जाता है और अपने ज़ॉम्बी बॉस को धक्का मार के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर साइड में ही उसे साओरी दिखाई देती है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। अकीरा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर भी अकीरा साओरी के सामने अपना प्यार कन्फेस करता है कि जिस दिन से उसने साओरी को देखा था तभी से वो उसे चाहता था। अब ज़ॉम्बी साओरी अकीरा को खाने दौड़ती है और अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को अकीरा एक सुपरमार्केट के सामने जाकर बैठता है और सोचता है कि अब उसे कभी काम पर नहीं जाना है। ये एक सपने जैसा है, कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास वो चीजें करने का समय नहीं है जो वो करना चाहते हैं। अब अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और एक डायरी निकालकर उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, यानी 100 ऐसी चीजें जो कि वो मरने से पहले करना चाहता है। एक दिन अकीरा को 100 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी उसका बॉस उससे काम करवाता है और कहता है कि जब तक सारा काम खत्म ना हो जाए कोई भी घर नहीं जाएगा। उस दिन छुट्टी मांगना जब तुम मर जाओ। और अचानक से अकीरा डरते हुए जाग जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा था और अब तो उसे काम पे जाना ही नहीं है, क्योंकि बाहर ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू हो गया था। अकीरा बालकनी में आकर कहता है कि आज से छुट्टियां शुरू हो गई हैं और अब वो बहुत मजे करने वाला है। सबसे पहले तो अकीरा अपने कमरे की अच्छी तरह से सफाई करता है, क्योंकि पिछले 3 साल से उसने अपना कमरा साफ नहीं किया था। अकीरा का आज का प्लान सेट था और वो आज दिन भर आराम करेगा और ढेर सारी बियर पिएगा। अकीरा अपने फ्रिज में से एक बियर निकालकर उसे पीने लगता है और वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। ये जगह उसे स्वर्ग जैसी लग रही थी, क्योंकि अब उसे कोई काम नहीं करना है। वहीं न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मची हुई थी, लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और न्यूज चैनल के स्टूडियोज पर भी ज़ॉम्बीज का हमला हो रहा था। इंटरनेट और फोन लाइंस ठप हो गई हैं और सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और इतने में ज़ॉम्बीज उस रिपोर्टर को भी मार देते हैं। अकीरा इन सब पे ध्यान नहीं देता और एक और बियर लेने जाता है, लेकिन उसका फ्रिज खाली हो चुका था और उसमें कोई बियर नहीं बची थी। अब अकीरा नीचे ज़ॉम्बीज को देखता है और फैसला करता है कि वो बियर लेने बाहर जाएगा। अकीरा की ही बिल्डिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने कमरे में ज़ॉम्बीज से बचे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि इस हालात में वो क्या करें, काश कोई उनकी हेल्प करने आ जाए। और तभी उन्हें अकीरा दिखता है जो कि पाइप से नीचे उतर रहा था। वो उसे देखकर चौंक जाते हैं। अकीरा इन्हें बताता है कि वो इनका पड़ोसी है और सीढ़ियां ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी, इसलिए वो पाइप के जरिए नीचे जा रहा है। वो लोग अकीरा की चिंता करके उसे अपने घर में आने को कहते हैं, लेकिन अकीरा को किसी बात की टेंशन ही नहीं थी और वो कहता है कि वो जनरल स्टोर में कुछ सामान लेने जा रहा है और वो उनके लिए भी कुछ ले आएगा। इतना कहकर अकीरा नीचे उतर जाता है और अपनी साइकिल में बैठकर स्टोर की तरफ जाने लगता है। अकीरा नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज की तादाद कल से ज्यादा हो गई है, लेकिन बियर के बिना दिन बिताने से तो वो ज़ॉम्बीज के हाथों मरना पसंद करेगा। कुछ देर में अकीरा स्टोर में पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ एक और साइकिल पार्क थी जिसके ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ था। अकीरा बियर बियर चिल्लाते हुए अंदर जाता है और अचानक ही चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर एक लड़की खड़ी थी जो कि उसी की तरह कुछ जरूरी सामान लेने यहाँ आई थी। अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी और फिर वो लड़की यहाँ से जाने लगती है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि उन दोनों को एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए। अब वो लड़की अकीरा से कहती है कि अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ बियर लेने यहाँ आना बेवकूफी है, उसे सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही रिस्क लेना चाहिए और जिस लड़के को रिस्क के बारे में नहीं पता वो उससे टीम अप नहीं कर सकती, इससे उसके खुद के जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाएंगे। इतने में ही कुछ ज़ॉम्बीज स्टोर के अंदर आकर उस लड़की की तरफ दौड़ते हैं। उसे बचाने के लिए अकीरा खुद सामने आ जाता है, पर वो लड़की अकीरा को पकड़ के पीछे कर देती है और तभी एक ट्रक स्टोर में घुस जाता है और उन ज़ॉम्बीज को कुचल देता है।
अब ये लड़की उठकर यहाँ से चली जाती है और अकीरा देखता है कि उस ट्रक ने उसकी साइकिल को भी कुचल दिया था और वो कैमरे वाली साइकिल उसी लड़की की थी जिस पे बैठकर वो यहाँ से निकल जाती है। उस ट्रक में जो ड्राइवर बैठा था वो ज़ॉम्बी बन गया था और इसीलिए ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्टोर में आ घुसा, ठीक जैसा फिल्मों में होता है। अकीरा सोचता है कि वो लड़की कितनी सुंदर और बहादुर थी, पता नहीं अब कभी उसकी मुलाकात उससे होगी या नहीं। लेकिन फिर कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखकर अकीरा भागना शुरू कर देता है और तभी उसे एक स्कूटी मिल जाती है जिस पर बैठकर अकीरा वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। अकीरा सोचता है कि स्कूटी साइकिल से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये पैंडेमिक अचानक से शुरू हुआ था, इसीलिए कई सारी बाइक्स और कारों में चाबियां लगी हुई थी। और फिर अकीरा की नजर एक बुलेट पर जाती है जो कि उसकी ड्रीम बाइक थी और अकीरा फिर उसी बाइक को चलाने लगता है और अपने घर पहुंच जाता है। वो वापस पाइप के जरिए ही ऊपर चढ़ता है और उस कपल की बालकनी में जाकर उसको आवाज लगाता है, लेकिन उनके घर में तोड़फोड़ मची हुई थी, यानी कि जरूर ज़ॉम्बीज़ उनके घर में घुस आए होंगे और उस कपल को मार दिया होगा। अकीरा वापस अपने रूम में जाकर ढेर सारी बियर पीता है। अब तक रात हो गई थी और वो फिर से वही बात दोहराता है कि हम आज मर सकते हैं या तो 60 साल बाद, लेकिन उन्हें अपनी पसंद की चीजें करने का समय कभी नहीं मिलेगा और जिंदगी रिस्क न लेने के लिए बहुत छोटी है। अकीरा फिर अपनी उस डायरी को निकालता है और उस पर उन सभी चीजों की लिस्ट बनाने लगता है जो वो बचपन से ही करना चाहता था, लेकिन हमेशा किसी न किसी काम के चक्कर में उसे समय ही नहीं मिला। और अब वो उन सभी चीजों को करेगा, भले ही उसे ज़ॉम्बीज़ ही क्यों न खा जाएं। करीब 30 चीजें लिखने के बाद अकीरा को अपने पेरेंट्स की याद आती है और लिस्ट में अगली चीज वो यही लिखता है कि उसे अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है और अपने सपनों की रानी से भी मिलना है। इसके बाद अकीरा डायरी बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं। इसका नाम शिजुका है और ये एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहती है। शिजुका ठीक 6 बजे जाग जाती है और फिर ट्रेडमिल पर रनिंग करने लगती है। साथ ही वो रेडियो और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पर भी नजर रखे हुए थी। 1 घंटे वर्कआउट करने के बाद शिजुका अपनी प्रोटीन और विटामिन की टैबलेट्स लेती है और रेडियो पर किसी से बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद शिजुका भी एक लिस्ट बनाती है कि उसे खाना और पानी ज्यादा से ज्यादा जमा करके रखना है, फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी है और शुगर बिल्कुल भी नहीं खानी है। दोस्तों, शिजुका ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि इस पेंडेमिक में वो सरवाइव कर सके। इसके बाद वो ढेर सारी ज़ॉम्बी मूवीज भी देखती है जिससे कि उसे पता चलता है कि 2 तरह के ज़ॉम्बीज होते हैं, तेज भागने वाले और धीरे भागने वाले। पर वो काफी देर तक बाहर नजर रखती है और उसे पता चलता है कि उनके पास दोनों तरह के ही ज़ॉम्बीज हैं, तेज भागने वाले और धीरे चलने वाले भी। अब शिजुका ये जानना चाहती थी कि ज़ॉम्बीज की पहचान कैसे करें, कि कौन सा तेज है और कौन सा स्लो। इसीलिए वो अपनी साइकिल पर वीडियो कैमरा लगाकर बाहर निकल जाती है और इसकी फुटेज वो डायरेक्ट अपने मोबाइल पर भी देख सकती है। इसके बाद शिजुका उसी स्टोर में जाती है और जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगती है। यहाँ उसकी नजर केक पर भी जाती है जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि उसे फिट रहना है तो वो कोई मीठी चीज नहीं खा सकती। इसके बाद अकीरा भी यहाँ आ जाता है और शिजुका ने पहले ही उसे अपने कैमरे से देख लिया था कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, इसीलिए उसने अकीरा को देखकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। अकीरा जब उससे बात कर रहा था तब भी शिजुका का ध्यान अपने मोबाइल पर ही था, क्योंकि अकीरा का पीछा करते हुए कुछ ज़ॉम्बीज भी यहाँ आ गए थे। अब शिजुका तुरंत यहाँ से भागने का सोचती है और वो ये भी सोचती है कि अकीरा के जैसा लल्लू अब तक जिंदा भी कैसे है। तभी शिजुका देखती है कि एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनकी तरफ ही आ रहा था, इसीलिए वो यहाँ रुककर ज़ॉम्बी को अंदर आने देती है और अकीरा को बातें भी सुनाती है कि उसे फालतू चीजों के लिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अब शिजुका के प्लान के मुताबिक ज़ॉम्बीज अंदर आ गए थे, लेकिन अकीरा भी उसके सामने खड़ा हो गया था। अकीरा ट्रक से ना कुचला जाए इसीलिए शिजुका उसे पीछे खींच लेती है और ट्रक का इस तरह क्रैश होना शिजुका को भी फिल्मी लगता है। फिर शिजुका वापस अपने घर आ जाती है। वो अपने साथ ढेर सारा पानी, खाना, बैटरी और फ्यूल ले आई थी और उसने बाहर काफी कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था जिससे वो ज़ॉम्बीज को देखकर उनकी कमजोरी ढूंढ सकती है। फिर उसे अकीरा की भी याद आती है कि एक बियर के लिए कोई इतना खुश कैसे हो सकता है और वो भी ऐसे हालातों में। फिर शिजुका भी सोचती है कि काश वो भी उस कप केक को ले आती। एपिसोड की शुरुआत एक क्लब से होती है जिसमें एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था और वो बहुत डरी हुई थी। इस क्लब का मैनेजर शो उसे शांत कराता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद ये लोग कुछ हथियार लेकर बाहर जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और उन्हें क्लब में जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। इधर हम देखते हैं कि अकीरा भी अपने दोस्त केंचो से मिलने इसी एरिया में आया था। इसके बाद कहानी कुछ घंटों पीछे जाती
जाती है। अकीरा को अब काम पे नहीं जाना था, तो वो अब किसी भी तरह की दाढ़ी रख सकता है। अकीरा अब मार्कर से अपने चेहरे पर दाढ़ी बना लेता है, पर उसमें वो अच्छा नहीं लगता, तो वो क्लीन शेव ही कर लेता है और बढ़िया दाढ़ी उगाने वाली लाइन वो अपनी लिस्ट में से काट देता है। अकीरा सोच ही रहा था कि आज के दिन उसे क्या करना चाहिए, पर तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। अकीरा देखता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था, यानी शायद सिग्नल और इंटरनेट वापस लौट आए थे। पिछले 3 साल में अकीरा ने सारे मैसेजेस इग्नोर किए थे, क्योंकि वो ओवर टाइम में बिजी रहता था और अपने कई सारे दोस्तों से मिलने नहीं जा पाता था। पर अब शायद ही वो सभी लोग जिंदा बचे होंगे और अकीरा को अब पछतावा होता है कि काश उसने वो समय अपने दोस्तों के साथ बिताया होता। तभी अकीरा को अपने एक दोस्त केंचो की याद आती है और उसे यकीन था कि उसके जैसा लड़का तो इतनी जल्दी नहीं मरा होगा और जरूर वो किसी होटल में लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं, जो कि सच में एक होटल में था, लेकिन एक कमरे में फंस गया था क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज थे। केंचो ने 3 दिन से सिर्फ पानी पिया था और उसके कमरे में भी एक लड़की ज़ॉम्बी बन गई थी। अच्छी बात ये थी कि वो एक बॉन्डेज रूम में था, तो उसने पहले ही लड़की के हाथ पैर हथकड़ी से बांध दिए थे। भूख के मारे केंचो की हालत खराब थी और तभी उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, जहां उसका अकीरा नाम का एक दोस्त है जो उसके फालतू के जोक्स पर भी जोरों से हंसा करता था। और तभी केंचो के मोबाइल पर अकीरा का ही कॉल आ जाता है। उन्हें मिले हुए 1 साल हो गए थे। अकीरा केंचो से पूछता है कि वो इस समय कहाँ है और वो उसे लेने आ रहा है। केंचो बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये पूरा होटल ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। अकीरा को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी बुलेट पर केंचो की तरफ निकल पड़ता है। अकीरा और केंचो कॉलेज फ्रेंड्स थे और 4 साल तक साथ में रग्बी खेलते थे। केंचो काफी हैंडसम और फनी लड़का था और अकीरा का सबसे करीबी दोस्त भी। इनकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, जब अकीरा अपने काम के बोझ तले दबा हुआ था। केंचो एक स्टेट एजेंट बन गया था क्योंकि उसे बातें करना अच्छे से आता है, तो वो अपनी जॉब से अच्छे पैसे कमा रहा था और वो एक मॉडल को डेट भी कर रहा था। अकीरा की लाइफ झंड हो रखी थी, तो उसे केंचो की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। केंचो अकीरा को सलाह देता है कि उसे अपनी जॉब और उस घटिया कंपनी को छोड़ देना चाहिए। कोई पागल ही होगा जो ऐसा नहीं करेगा। अब अकीरा उसकी बात नहीं मानता, बल्कि उस पे ही भड़क जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। हम उसी मैनेजर को देखते हैं जो कि अब अकेला ही जिंदा रह गया था। ज़ॉम्बीज उसे मारने उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी पास में कोई शोर होने लगता है और ज़ॉम्बीज वापस मुड़कर उस शोर की तरफ भागने लगते हैं और मैनेजर की जान बच जाती है। इधर केंचो के होटल से भी सभी ज़ॉम्बीज उस शोर की तरफ जाने लगते हैं। ये शोर एक कार का था जिसका हॉर्न अकीरा ने जाम कर दिया था। ढेर सारे ज़ॉम्बीज उस कार को घेर लेते हैं और फिर आग लगने से उसमें धमाका हो जाता है। केंचो अब अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर ही उसे अकीरा मिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि अकीरा सच में आ गया था। अकीरा अब चिल्ला चिल्ला कर केंचो से माफी मांगता है कि उसे उसकी सलाह मान लेनी चाहिए थी और उस जॉब को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो केंचो से ही जलने लगा कि वो कितना खुश और सक्सेसफुल है। इसके लिए वो केंचो को सॉरी बोलता है। अब केंचो भी उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन अकीरा के चिल्लाने से ज़ॉम्बीज वापस होटल में आ गए थे। अब ये दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए होटल की छत पर चढ़ जाते हैं और उसके दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन दरवाजा ज्यादा देर तक इन ज़ॉम्बीज को नहीं रोक पाएगा। केंचो को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब अकीरा बोलता है कि वो लोग यहाँ से सीधा सामने वाली बिल्डिंग पर कूद जाएंगे। केंचो को ये नामुमकिन लगता है क्योंकि वो बिल्डिंग काफी दूर थी। अकीरा कहता है कि ये तो कूदने पर ही पता चलेगा। इसके बाद अकीरा तेजी से दौड़कर जंप मारता है और उस दूसरी बिल्डिंग की छत पे जाकर गिरता है। अकीरा के मुंह से खून निकलने लगता है, पर वो ठीक था। अब वो केंचो से भी छलांग लगाने को कहता है, पर केंचो को डर लग रहा था। वो अकीरा से माफी मांगते हुए कहता है कि उससे ये नहीं होगा, लेकिन मरने से पहले वो अकीरा से कुछ कहना चाहता है। असल में केंचो को भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी। वो रोज अपने चेहरे पर स्माइल रख के लोगों से झूठ बोला करता था और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता था ताकि उनकी कंपनी को फायदा हो। मॉडल्स को डेट करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, इन सब कामों से उसे कभी खुशी नहीं मिली थी। वो तो बस खुश होने का दिखावा कर रहा था। इसके लिए वो भी अकीरा से माफी मांगता है। केंचो आगे कहता है कि वो ऐसी जॉब करना चाहता था जिससे वो अपने क्लाइंट्स को हंसा सके। असल में वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, जिस पर अकीरा कहता है कि अपनी जॉब छोड़ दो और अभी अपने मन का काम करो। अब अकीरा की बातें सुन केंचो को जोश आ जाता है और पीछे ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए थे। अब केंचो तेजी से भागकर जंप लेता है और हवा में ही अपने सारे कपड़े निकाल के फेंक देता है। उसे नंगा देखकर अकीरा जोरों से हंसने लगता है, जैसे वो पहले हंसा करता था। पर केंचो दूसरी छत तक पहुंच ही नहीं पाता और उससे लटक जाता है। उसके हाथ छूटने लगते हैं और वो सोचता है कि क्या वो सच में नंगा मरने वाला है,
लेकिन अकीरा उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन उसकी गोटियां घिस गई थीं, जिससे केंचो जोर से चिल्लाने लगता है। शाम को ये लोग इसी छत पर डेरा डाल लेते हैं और कुछ पीने का सामान भी ले आते हैं। साथ ही अब अकीरा भी केंचो की तरह नंगा हो गया था। केंचो को नंगा होकर मजाक करना हमेशा से पसंद था। दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बियर पीते रहते हैं और फिर दोनों एक बिल्डिंग की छत पर ही डेरा डाल लेते हैं। अकीरा एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा था, वहीं केंचो उनके लिए खाना बनाता है और घर पर कैंपिंग करना भी अकीरा की लिस्ट में था। इसके बाद अकीरा खाना खाने बैठता है, जो कि उसे बहुत टेस्टी लगता है। अकीरा केंचो से कहता है कि उसे तो सब कुछ आता है, इसीलिए वो इतना पॉपुलर है, जिस पर केंचो कहता है कि सबको खाना बनाना तो आना ही चाहिए, शायद इसीलिए तुम अब तक सिंगल हो। केंचो की ये बात से अकीरा बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि वो आज ही एक लड़की पटा के दिखाएगा। फिर वो दोनों छत से नीचे देखते हैं कि नीचे तो कोई भी जिंदा इंसान नहीं था, तो लड़की तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगता है कि उसे एक एयर होस्टेस के साथ डिनर करना है। केंचो को ये चीज नामुमकिन सी लगती है और वो ये भी देखता है कि अकीरा ने सिर्फ नंबर 33 तक ही लिस्ट लिखी थी। अब केंचो भी अपना सपना इस लिस्ट में लिख लेता है कि उसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। अकीरा उसे रोकते हुए कहता है कि ये उसकी लिस्ट है और अब उसे भी यह काम करना पड़ेगा, जिस पर केंचो कहता है कि वो दोनों साथ में इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और अगर अकीरा नहीं आता तो केंचो उस लव होटल में ही मर गया होता, इसीलिए अब वो दोनों ही इस लिस्ट को पूरा करेंगे। अब अकीरा कहता है कि उसे एक बहुत बड़ी टीवी चाहिए जिसमें वो गेम खेल सके और दोनों बाइक पर बैठकर टीवी लेने निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है कि आखिर वो एक कॉमेडियन क्यों बनना चाहता है, जिस पर केंचो बताता है कि बचपन से ही उसे कॉमेडी शोज देखना बहुत पसंद था और वो भी एक कॉमेडियन बनना चाहता था। ये उसका बचपन से ही सपना था। अब अकीरा खुद के सपने के बारे में सोचने लगता है कि उस कंपनी में जॉब करना सच में उसका सपना था। तभी इन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि मॉल में जाने का रास्ता तबाह हो गया था। इतने में ही इनके पीछे से एक पेट्रोल से भरा टैंकर आने लगता है, जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन गया था। अगर वो यहाँ आकर क्रैश हो गया तो इनकी मौत पक्की है। केंचो अकीरा से कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से हटना चाहिए। अब अकीरा को अंडरग्राउंड सबवे में जाने का एक रास्ता दिखता है। वो बाइक को ट्रक की तरफ ही ले जाने लगता है और फिर एक कार के ऊपर से जंप मार के ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो ट्रक इनके पीछे ही ब्लास्ट हो जाता है। अकीरा फिर बाइक को अंडरग्राउंड ले जाता है, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। उन्हें मॉल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और वो शटर खोलकर उसमें आ जाते हैं, पर ये देखते हैं कि मॉल में पहले से ही कुछ लोग थे। यहाँ 3 लड़कियां और एक आदमी था, जो इन दोनों से पूछते हैं कि कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, और ये सब बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने इन्हें घेर लिया था। केंचो बोलता है कि वो लोग एक स्टोर के अंदर हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें खाने की कमी नहीं होने वाली। अब ये लड़कियां खुद को शांत करने के लिए बियर पीने लगती हैं और बाकी सबके लिए कुछ खाने को भी लाती हैं और ये सभी एक जगह खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर अकीरा और केंचो को रियलाइज होता है कि यही तो उनकी लिस्ट में लिखा था, लड़कियों के साथ डिनर करना। इसके बाद ये एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वहीं वो आदमी बस डरा हुआ था। इन लड़कियों के नाम थे रीका, माकी और यूकारी। ये लोग आगे बताती हैं कि फ्लाइट से ये जापान में लैंड हुई ही थी कि ये पैंडेमिक शुरू हो गया। ये सुन दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि ये तीनों लड़कियां एयर होस्टेस हैं और इनके साथ डिनर करने का अकीरा का सपना पूरा हो रहा था। अब अकीरा इनमें से एक लड़की को पटाना चाहता था, वरना पता नहीं ऐसा मौका फिर उसे कब मिलेगा। लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि वो बात कहां से शुरू करे, क्योंकि स्कूल टाइम तक तो वो स्पोर्ट्स में बिजी था और उसके बाद जॉब करने में। अकीरा अब हिम्मत करके उनमें से एक लड़की यूकारी के पास जाता है और उससे सीधा यही पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। अब ऐसे टाइम पर यह सवाल सुनकर यूकारी को अच्छा नहीं लगता और अकीरा को खुद पर शर्म आने लगती है। वो केंचो से हेल्प मांगता है, लेकिन केंचो तो खुद ही माकी के साथ लगा हुआ था और उसने उसे इम्प्रेस भी कर लिया था, जो देख अकीरा सोचने लगता है कि काश वो भी केंचो जितना हैंडसम होता। लेकिन अकीरा हार नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो एक लड़की पटाकर ही रहेगा। अब सबको इम्प्रेस करने के लिए अकीरा एक टकीला की पूरी बोतल गटकने लगता है। वहीं केंचो भी पूरा नंगा होकर सबको अपना डांस दिखाता है, लेकिन अकीरा को दारू हजम नहीं होती और वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगता है। अकीरा सोचता है कि वो फेल हो गया, लेकिन कम से कम केंचो को तो लड़की मिल गई। तभी यूकारी यहाँ आकर अकीरा की पीठ पर हाथ रखती है और उसे देख अकीरा की उम्मीदें फिर से बढ़ जाती हैं। इधर केंचो और माकी कोई कमरा ढूंढने निकल जाते हैं। अब बस रीका और वो आदमी ही बचे थे और हम देखते हैं कि इस आदमी की टांग पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। कुछ देर में ये आदमी बदलकर ज़ॉम्बी बन जाता है और इससे पहले कि रीका को कुछ समझ में आता, वो आदमी उसे काट लेता है। उसकी चीख केंचो और माकी को भी सुनाई देती
देती है, पर वो आपस में ही लगे हुए थे। इधर यूकारी अकीरा को बताती है कि उसे अकीरा की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसे देखने आ गई। और हाँ, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और उसे उम्मीद है कि वो अब तक जिंदा होगा। ये सुनकर अकीरा का सपना फिर से टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब है कि यूकारी को उसकी सच में चिंता थी, यानी कि वो एक अच्छी लड़की है। इधर जब केंचो नीचे आता है तो देखता है कि रिका एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो सीधा केंचो पर अटैक करती है। केंचो तो उससे बच जाता है, लेकिन नशे में होने के कारण माकी नहीं बच पाती और रिका उसे काट लेती है। रिका फिर से केंचो पर हमला करने आती है तो केंचो पास में पड़ा बैग रिका के मुंह पे मारता है और वो शांत हो जाती है। केंचो उसे मारने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन फिर उसे ध्यान में आता है कि वो आदमी कहां पर है। इधर अकीरा और यूकारी आपस में काफी बातें करते हैं। यूकारी बताती है कि उसकी जॉब भी काफी थका देने वाली है, लेकिन फिर भी पैसेंजर के लिए वो जॉब करती रही। लेकिन एक दिन एक ओल्ड मैन ने उसे भला बुरा कह दिया था, जिसका उसे बहुत बुरा लगा था। लेकिन ये उसी की गलती है कि उसे लगा कि ये जॉब बहुत शानदार होगी। अकीरा बताता है कि उसे भी अपनी जॉब शुरू में शानदार लगी थी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी और अब उसे एहसास होता है कि ये काम करना तो कभी उसका सपना था ही नहीं। और अकीरा उससे कहता है कि लेकिन अगर एयर होस्टेस बनना सच में तुम्हारा सपना था तो तुम्हें किसी ओल्ड मैन की बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अब यूकारी भी अकीरा से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उनके पीछे उसी आदमी का ज़ॉम्बी आ जाता है। वो सीधा यूकारी पर हमला कर देता है। अकीरा उस ज़ॉम्बी को मुक्का मार के यूकारी से दूर करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो यूकारी के कंधे पर काट चुका था। यूकारी अकीरा से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अकीरा को ये ठीक नहीं लगता। फिर यूकारी अकीरा को गले लगाकर कहती है कि जब बचपन में वो पहली बार प्लेन में बैठी थी तब उसे उल्टियां होने लगी थी। तभी एक एयर होस्टेस ने उसकी पीठ को रब किया था। इससे यूकारी बहुत खुश हुई थी और उसने तभी से सोच लिया था कि बड़ी होकर वो भी एक एयर होस्टेस बनेगी। यही उसका सपना था और उसे अपना काम बहुत पसंद है। अब अकीरा रोते हुए कहता है कि उम्मीद है कि वो भी अपना सपना खोज लेगा। वो ज़ॉम्बी इनके पास आ रहा था तो यूकारी अकीरा को धक्का दे देती है और कहती है कि आज उसे काफी मजा आया। फिर अकीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि बस केंचो ही जिंदा बचा था। केंचो बोलता है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा और उसने यहाँ की सबसे बड़ी टीवी उठा ली है, जो देख अकीरा हंसने लगता है। ज़ॉम्बीज़ दरवाजे से दूर चले गए थे तो ये दोनों जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वापिस घर आकर केंचो अकीरा को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अकीरा कहीं और ही खोया हुआ था क्योंकि उसे तो अपना बचपन का सपना याद भी नहीं है। इसीलिए अकीरा अपनी लिस्ट में ये चीज भी लिख देता है कि उसे अपने असली सपने को याद करना है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जब एक बच्चे और उसके डॉग को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। तब अकीरा वहां आकर उन लोगों को काट लेता है और वहां से भगा देता है। अकीरा ने एक सुपर हीरो वाली कॉस्ट्यूम भी पहनी हुई थी और वो खुद को इंसाफ का सुपर हीरो बताता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अकीरा की नींद खुलती है। वो अपनी डायरी पर लिखी लिस्ट को देखता है कि उसे अपने बचपन के सपने को याद करना है। कुछ देर बाद केंचो मोबाइल में देखकर बोलता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे जापान में फैल चुका है और शायद पूरे देश में कोई सेफ जगह बची ही नहीं है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि आर्मी ने खुद को एक आइलैंड पर सुरक्षित कर लिया है। साथ ही कुछ पहाड़ों में बसे विलेजेस ने भी विलेज में आने वाली टनल को सील कर दिया है। जो सुन अकीरा कहता है कि इसका मतलब उसकी फैमिली भी सुरक्षित होगी क्योंकि उसका गाँव बहुत ही पहाड़ी इलाके में है। इसके बाद ये दोनों टंकी के पानी से नहाने लगते हैं और केंचो ने अपने बाल कलर करके ब्लॉन्ड कर लिए थे। केंचो बताता है कि अब वो भी अकीरा की तरह अपने मन का हर काम करना चाहता है और वैसे भी वो कॉमेडियन बनने वाला है तो इन बालों में वो और भी अच्छा लगेगा। अब अकीरा केंचो से कहता है कि आज सुबह उसे अपने बचपन का सपना याद आ गया है और वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है जो बढ़िया सी कॉस्ट्यूम पहनकर खतरों से लड़ता है। वो अब सुपर हीरो बनेगा और सबको ज़ॉम्बीज़ से बचाएगा। अब केंचो उसकी बात सुनकर कहता है कि लेकिन तुम ना तो उड़ सकते हो और ना ही स्पाइडरमैन के जैसे चिपक सकते हो। जिस पर अकीरा बताता है कि वो ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए काफी रिसर्च कर रहा था और उसे एक सूट के बारे में पता चला है जिसे वो अभी लेने जाएंगे। फिर अकीरा अपनी लिस्ट में सुपर हीरो बनना भी लिख देता है। कुछ देर के बाद ये दोनों एक एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता बल्कि वो पानी में एक शार्क को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ को खाकर शायद खुद भी ज़ॉम्बी बन गई थी। दोनों फिर यहाँ के पिछले हिस्से में जाते हैं और वहाँ के एक लॉकर में अकीरा को वो सूट मिल जाता है जिसको पहनकर वो सुपर हीरो बन जाएगा। दूसरी तरफ हम लोगों से भरी हुई एक बस को देखते हैं
हैं। इस बस के अंदर के लोग ज़ॉम्बीज के बीच फंस गए थे। इसमें वो लड़की शिजुका भी थी। ये लोग ज़ॉम्बीज के रास्ते पर से हटने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी बस में बैठा एक आदमी ज़ॉम्बी बनकर इन पे हमला कर देता है। अब सभी लोग मजबूरी में बस से नीचे उतरते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को ज़ॉम्बीज खा जाते हैं। एक लड़की भागते हुए एक्वेरियम की तरफ ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही वो गिर जाती है। एक ज़ॉम्बी उसे खाने दौड़ता है, पर तभी अकीरा उस सूट को पहन के यहाँ आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को टक्कर मार के दूर कर देता है। इसके बाद अकीरा सुपर हीरो जैसे पोज और डायलॉग्स मारता है। तो दोस्तों, ये सूट असल में एक शार्क सूट है, जिसे शार्क के दांत भी नहीं काट सकते। इस सूट का यूज शार्क और क्रोकोडाइल्स के टैंक्स को अंदर से साफ करने के लिए किया जाता है और इसे टाइटेनियम और स्टील से बनाया गया है। यानी कि जब तक अकीरा ने यह सूट पहना हुआ है, उसे कोई ज़ॉम्बी तो क्या, शार्क भी नहीं काट पाएगी और इसे पहनकर वो एक सुपर हीरो बन जाएगा। अकीरा अब बाकी सब लोगों को भी एक्वेरियम के अंदर चलने को कहता है और इन्हीं में वो उस लड़की शिजुका को भी देख लेता है और सोचता है कि उनका मिलना शायद किस्मत में लिखा था। वहीं शिजुका सोचती है कि ये जोकर बन के क्यों घूम रहा है। तभी अकीरा पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। अकीरा सोचता है कि यही मौका है शिजुका को इम्प्रेस करने का, पर तभी वो ज़ॉम्बी अकीरा के हाथ पर काट लेता है, जिससे अकीरा बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बी अकीरा पर कूदकर उसे काटने लगते हैं। अब उस सूट की वजह से ज़ॉम्बी उसे काट तो नहीं सकते, लेकिन उनके जबड़ों के प्रेशर से अकीरा को दर्द तो होगा ही। अकीरा रोते हुए केंचो से मदद मांगता है, लेकिन केंचो ये बोलकर दरवाजा बंद कर लेता है कि सुपर हीरो वाला सूट तो तुम्हारे पास है, तो तुम खुद इससे निपटो। अब कुछ देर बाद अकीरा सभी ज़ॉम्बीज को नीचे नदी में फेंक देता है और सोचता है कि शिजुका के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और सुपर हीरो बनना कितना मुश्किल होता है। बचे हुए सभी लोग एक्वेरियम के अंदर आ गए थे और बिल्कुल सेफ थे। अकीरा भी अंदर आ जाता है और केंचो को बताता है कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है। फिर अकीरा शिजुका से बात करने उसके पास जाता है और फिर से उसका नंबर मांगता है। शिजुका उसे बीच में ही टोकते हुए बोलती है कि लोगों की जान बचाने से उन्हें क्या फायदा होगा और जरूर उसे कोई भी पसंद नहीं करता होगा, इसीलिए लोगों का प्यार पाने के लिए वो सुपर हीरो बनकर उन्हें बचाने का नाटक कर रहा है। आज उसने भले ही कुछ अनजान लोगों को ज़ॉम्बीज से बचा लिया हो, लेकिन क्या वो जानता है कि इससे उसके अपने लोग खतरे में आ सकते हैं। इसके बाद भी शिजुका काफी देर तक बड़बड़ करती रहती है, जो सुन केंचो को गुस्सा आता है, पर अकीरा सोचता है कि वो हीरो बनने के चक्कर में केंचो को खतरे में डाल रहा है। तो फिर आखिर में एक हीरो होता क्या है? शिजुका आखिर में कहती है कि उन्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए और वो उसे अपने नंबर नहीं देगी। तभी उन्हें बिल्डिंग के अंदर कोई शोर सुनाई देता है और अकीरा तुरंत उसे चेक करने के लिए भागता है और केंचो भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी शार्क पानी से बाहर आ गई है और उसने जिन इंसानों को खाया था उन सब के पैर भी उस शार्क ने अपने पेट से बाहर निकाल लिए थे ताकि वो जमीन पर भी चल सके। सभी लोग इस शार्क से जान बचाकर भागने लगते हैं और अकीरा सोचता है कि ऐसे समय पर एक हीरो क्या करता, और फिर वो भी बाकियों के साथ उल्टे पैर यहाँ से भागने लगता है। केंचो को समझ ही नहीं आता कि ये शार्क ज़ॉम्बी कैसे बन गई। ये लोग भागकर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी ज़ॉम्बीज भरे हुए थे और वो शार्क ऊपर आकर उन ज़ॉम्बीज को भी खाने लगती है। सभी लोग अब इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं। एक लड़की शिजुका को पीछे धकेल कर खुद आगे चली जाती है और सभी एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर अकीरा को जैसे ही पता चलता है कि शिजुका बाहर रह गई है, वो तुरंत उसे बचाने के लिए जाने लगता है। इधर शिजुका सोच रही थी कि इसीलिए वो अकेला रहना पसंद करती है। वो शार्क अब शिजुका को खाने ही वाली थी कि अकीरा पीछे से आकर उसे टक्कर मार देता है। शिजुका को समझ नहीं आता कि अकीरा उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। अकीरा कहता है कि उसे कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं वैसे ही वो हीरो बनकर सबको बचाना चाहता है। शिजुका सोचती है कि आखिर अपने मन का काम करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? अगर तुम मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। फिर शिजुका उठकर खड़ी होती है और अकीरा से प्लान पूछती है, लेकिन अकीरा तो ऐसे ही शार्क से लड़ने कूद पड़ा था। अब ये दोनों शार्क से बचकर भागने लगते हैं और शिजुका कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें रिस्क बहुत है। वहीं केंचो दूर से यह सब देख रहा था, वो भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे शार्क से डर लग रहा था। इधर अकीरा शार्क को खुद के पीछे भगाने लगता है और हमें शिजुका का आइडिया पता चलता है। शार्क की नाक पर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो अगर वो लोग उसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हुए उसकी नाक पर थोड़ा सा भी करंट का झटका दे दें तो शायद वो मर जाए। अब शिजुका कमरे में से एक बड़ा सेल ढूंढ लेती है, लेकिन इधर अकीरा को शार्क ने उठाकर पटक दिया था। तभी केंचो नंगा होकर शार्क को अपनी
दिखाने लगता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। शिजुका भी यहाँ आकर दोनों सेल अकीरा की तरफ फेंकती है। उसे पता नहीं कि ये आइडिया ज़ॉम्बी शार्क पर काम करेगा या नहीं, लेकिन उन्हें ये ट्राई तो करना ही होगा। अकीरा उन सेल को लेकर शार्क के पास जाता है और उसकी नाक पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि शार्क को करंट लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इससे अकीरा और केंचो खुशी के मारे नाचने लगते हैं और केंचो अकीरा को सच्चा सुपर हीरो बताता है। शाम को अकीरा और केंचो यहाँ से जाने लगते हैं और अकीरा अपनी लिस्ट से सुपर हीरो बनने वाली लाइन चेक कर देता है और शिजुका बाकी लोगों की बजाय इन दोनों के साथ ही जा रही थी। वो कहती है कि उसे बड़े ग्रुप्स में नहीं रहना और वो तो उनके साथ बस समुद्र किनारे जा रही थी। अकीरा फिर शिजुका से उसका नंबर मांगने लगता है, लेकिन शिजुका उसकी बातों को काटकर बीच में से ही उसे मना कर देती है और शिजुका को अकीरा की बकेट लिस्ट वाली डायरी भी दिख जाती है जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। ये देखकर शिजुका वहीं रुक जाती है और कहती है कि वो ज़ॉम्बीज से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दोनों तो ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं जिनसे वो जरूर ज़ॉम्बी बन जाएंगे। उन दोनों के गोल्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इतना समझाने के बाद भी अकीरा ने खुद की और केंचो की जान खतरे में डाली उस जैसी अनजान लड़की को बचाने के लिए, तो वो उनके साथ नहीं रह सकती। अब अकीरा बीच में बोलता है कि शिजुका भी अब उसके लिए खास है, तो वो उसे जरूर बचाएगा, भले ही वो हीरो ना बने। अब ये सुन शिजुका थोड़ा शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ये दोनों भी अपनी बुलेट पर बैठकर उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जाएगी। शिजुका बताती है कि जो भी जगह उसे सेफ लगे और पता नहीं कि अब वो लोग कभी मिलेंगे या नहीं। इसीलिए शिजुका अकीरा को अपना नंबर भी दे देती है, जिससे अकीरा खुश हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जल्द मिले। फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। केंचो अकीरा से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना है। अकीरा कहता है कि उसे शहर में आए 7 साल हो गए हैं। वो कॉलेज में केंचो से मिला था और फिर अपनी कंपनी का गुलाम बन गया, लेकिन अब उसका इस बड़े से शहर से मन भर गया है और वो वापस अपने गाँव अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहता है। और इसके बाद ये दोनों अकीरा के गाँव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम अकीरा और केंचो को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर अकीरा को एक करोड़ों रुपयों की गोल्ड वॉच मिलती है, जिसे अकीरा अपनी सैलरी से तो कभी नहीं खरीद पाता। वहीं केंचो को एक और भी महंगी वॉच दिखाई देती है और ये उन्हें पहनकर फोटोज क्लिक करते हैं और गोल्ड वॉच पहनने वाली लाइन अकीरा अपनी लिस्ट में से काट देता है। रात को इन्हें पता चलता है कि टंकी का पानी खत्म हो गया है, साथ ही अब पूरे शहर की बिजली भी चली गई थी क्योंकि सारे पावर स्टेशंस बंद हो गए होंगे। केंचो का मोबाइल अब भी चार्ज था, पर बिना इंटरनेट के वो उनके किसी काम का नहीं है। शायद अब इस पूरे शहर में ये दोनों ही जिंदा बचे थे और ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिससे उनका यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। अकीरा सोचने लगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वो खेती करना शुरू कर दें या चाउमीन की दुकान खोल लें, पर उसे खरीदेगा कौन? और वैसे भी अब अकीरा को कोई जॉब नहीं करनी थी। तभी इनकी नजर खुले आसमान पर पड़ती है, जो कि सितारों से जगमगा रहा था, क्योंकि अब शहर में कोई लाइट पॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए इन्हें आसमान इतना साफ दिखाई दे रहा है। अब इससे अकीरा को अपने गांव की याद आती है, जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही सितारे देखा करता है। और अब ये दोनों अकीरा के गांव गुनमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों पैकिंग करने लगते हैं और केंचो कहता है कि उन्हें सिर्फ जरूरत का सामान ही रखना है, जैसे पानी, खाना, स्टोव और अंडरवियर उन्हें दुकानों से मिलती रहेगी। वहीं अकीरा अपने बैग में वीडियो गेम्स भर लेता है, जबकि अब तो यहाँ लाइट भी नहीं है। इसके बाद अकीरा एक आखिरी बार अपने कमरे में देखने जाता है, जहाँ उसने अपनी कॉलेज लाइफ और ऑफिस लाइफ बिताई है। इसके बाद दोनों टोक्यो को अलविदा कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा बताता है कि उसके टाउन पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन पता नहीं अब सड़क पर हालत क्या होगी, इसीलिए रास्ते में से वो कुछ लेना चाहता है और वो है एक कैंपिंग वैन यानी आरवी, जिसके अंदर किचन, बेडरूम, बाथरूम सब होता है। और ज़ॉम्बीज के माहौल में उससे बढ़िया ट्रैवल करने की चीज और कोई नहीं हो सकती। इसके बाद ये दोनों एक कैंपिंग कार के शोरूम में जाते हैं, लेकिन यहाँ एंटर करते ही उनकी मुलाकात शिजुका से हो जाती है। शिजुका भी यहाँ वैन लेने आई थी, क्योंकि उसे भी शहर से बाहर निकलना है। अकीरा को यकीन नहीं होता कि शिजुका उसे तीसरी बार मिल गई है, यानी कि जरूर उनका कोई कनेक्शन तो है। अकीरा उसे भी अपने साथ अपने गाँव गुनमा चलने को बोलता है, लेकिन शिजुका उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से ग्रुप में रहना ज्यादा रिस्की है, जो सुन अकीरा को बुरा लगता है।
फिर केंचो उससे पूछता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। शिजुका कहती है कि उसे ड्राइविंग करना नहीं आता, लेकिन इमरजेंसी में उसे ये करना होगा और उसने ज़ॉम्बी मूवीज में देखा है कि एक आरवी सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रैवल करने का, और उसने अब तक 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी फिल्म्स देख ली हैं। अब ये सुन अकीरा कहता है कि उसने भी सेम बात कही थी कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में आरवी सबसे बेस्ट है, लेकिन शिजुका फिर से उनके साथ चलने का ऑफर ठुकरा देती है। अब ये दोनों उसे कहते हैं कि उसे ड्राइविंग करना तो आता ही नहीं और ऐसे में ड्राइव करना ज्यादा रिस्की होगा, तो उसका फायदा उनके साथ चलने में ही है। और शिजुका को भी उनकी बातें सुन के टेंशन होने लगती है और वो उनके साथ ट्रैवल करने के लिए मान जाती है। इसके बाद ये अंदर जाते हैं जहाँ एक से बढ़कर एक कैंपिंग वैन्स रखी हुई थी। एक वैन तो बिल्कुल टैंक जैसी लग रही थी। अकीरा और केंचो इन सभी वैन्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद उन्हें करोड़ों रुपयों की लग्जूरियस वैन दिखाई देती है और दोनों उसी को लेने का बोलने लगते हैं, पर शिजुका कहती है कि ये वैन बहुत बड़ी है और इसमें वो कहीं फंस सकते हैं, इसीलिए वो एक छोटी वैन को ले चलेंगे जिसे वो ऑफ रोड भी चला सकें। अब दोनों में काफी बहस होने लगती है और शिजुका कहती है कि ऐसे टाइम पर उन्हें अपनी पसंद को साइड में रखना चाहिए, पर तभी उसकी नजर एक वैन पर जाती है जिसमें बिल्कुल उसकी पसंद का इंटीरियर लगा हुआ था। केंचो और अकीरा भी समझ जाते हैं कि उसे वो वैन चाहिए। इनकी बातें चल ही रही थी कि यहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं क्योंकि ये लोग इतनी देर से चिल्ला रहे थे। अब ये लोग बिना सोचे समझे जल्दी से एक वैन में चढ़ जाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, जिसके साथ अकीरा का एक और ड्रीम पूरा होता है। अब अकीरा और शिजुका वैन के अंदर बैठे थे। अकीरा देखता है कि हाईवे कितना ज्यादा खाली है। शिजुका कहती है कि ज़ॉम्बी वायरस इतनी तेजी से फैला होगा कि लोगों को भागने का समय ही नहीं मिला। ये जरूर कोई वायरस है जो इंसानों के दिमाग पर असर करता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलने पर वो इसका कोई इलाज भी ढूंढ सकते हैं। अगर वो कोई ऐसी वैक्सीन बना ले जो सभी वायरस को रोक सकती हो तो दुनिया अब भी बच सकती है। अकीरा पूछता है कि दुनिया में कोई ना कोई तो जरूर इस इन्फेक्शन को रोककर दुनिया को बचाने का काम कर रहा होगा। शिजुका कहती है कि उन्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो अब तक जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। शाम के टाइम केंचो कहता है कि उन्हें खाने और सोने के लिए रुक जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में किसी ने कीलें बिछाई हुई थी जिससे इनकी गाड़ियां पंचर होकर रुक जाती हैं। अकीरा जल्दी से केंचो के पास जाता है। उसके सिर में चोट आ गई थी। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, यहाँ पर कुछ लोग आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और अकीरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इन लोगों का लीडर उसके ऑफिस का चीफ कोसुगी था। अकीरा को फिर से अपने ऑफिस की याद आने लगती है जहां कोसुगी रोज बिना बात के उस पे चिल्लाता रहता था और अकीरा को फिर से डर लगने लगता है। कोसुगी कहता है कि वो अकीरा को जिंदा देखकर खुश हुआ क्योंकि उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए हैं तो वो आगे नहीं जा सकते। वो उनकी गाड़ी के टायर्स के पंचर बनवा देगा और केंचो के भी सिर पर पट्टी बांध देगा। ये सुनकर अकीरा खुश हो जाता है, लेकिन फिर कोसुगी कहता है कि इसके बदले में अकीरा को फिर से उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब शिजुका को सब समझ आ गया था कि ये लोग पहले तो दूसरों की गाड़ियां पंचर करके उन्हें जख्मी कर देते हैं और फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे काम करवाते हैं। कोसुगी कहता है कि अब इस दुनिया में कोई कानून नहीं है और वो दूसरे लुटेरों से बचने के लिए ये ट्रैप्स लगाते हैं। इनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि पीछे ज़ॉम्बीज़ आने लगे थे। कोसुगी अकीरा से कहता है कि उसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही उसके यहाँ काम करना है, वरना ज़ॉम्बीज़ उसके दोस्त केंचो को खा जाएंगे। अकीरा कोसुगी और उसकी गैंग से बहुत ज्यादा डर गया था और अपने दोस्तों के लिए वो कोसुगी की शर्त मान जाता है कि सिर्फ 2 दिन के लिए वो उनके पास फिर से काम करेगा। इसके बाद कोसुगी अकीरा को अपनी कंपनी में ले जाता है। असल में उसने एक जगह को अपना अड्डा बना लिया था और यहाँ पर आसरा देने के बदले वो लोगों से काम करवाता है, जैसे ट्रक से सामान उतारना, फेंसिंग को और मजबूत करना। उसने यहाँ के लोगों को मजदूर बनाकर रखा था और अकीरा तो पहले से ही कोसुगी का वफादार गुलाम है। इधर शिजुका केंचो को पट्टी बांध देती है और उसे कुछ दिनों तक आराम करना होगा। केंचो को गुस्सा आता है कि उसकी वजह से अकीरा वापस से मजदूर बन गया है, पर उन्हें 2 दिनों तक ये झेलना पड़ेगा। लेकिन शिजुका को शक था कि कोसुगी 2 दिन के बाद भी उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। इधर ट्रक से सामान उतारते हुए अकीरा के हाथ दुखने लगते हैं और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई है। लेकिन फिर वो अपनी लिस्ट वाली डायरी को देखता है। अकीरा देखता है कि सभी लोग गर्मी में काम कर रहे थे, तो वो जनरेटर को ऑन करके कुछ बियर की बॉटल्स फ्रीजर में रख देता है ताकि डिनर में सभी लोग ठंडी बियर पी सकें। लेकिन तभी कोसुगी यहाँ आ जाता है और अकीरा को डांटने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना कोसुगी से पूछे कोई काम करने की। कोसुगी को सामने देखकर अकीरा फिर से डर जाता है
और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। कोसुगी अकीरा को फिर से धमकाता है कि वो बिजली खर्च ना करे, लेकिन तभी कोसुगी के गैंग के लोग यहाँ आ जाते हैं और ठंडी बियर देखकर काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कोसुगी ने उन्हें गर्म बियर ही पिलाई थी। अब कोसुगी पलट जाता है और कहता है कि उसी ने अकीरा से कहा था कि सभी लोगों के लिए बियर ठंडी कर दे। आज रात वो अकीरा और उसके दोस्तों को वेलकम पार्टी देंगे और सब लोगों की मेहनत के बदले ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। अब ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने कोसुगी को ज्वाइन करके अच्छा किया। वहीं अकीरा देखता है कि इन लोगों ने ज़ॉम्बीज़ को भी नहीं छोड़ा था और उनका यूज वो ट्रक खींचने के लिए कर रहे थे। कोसुगी कहता है कि ज़ॉम्बीज़ सबसे अच्छे वर्कर्स हैं जो बिना कुछ सोचे बस गुलामों की तरह काम करते रहते हैं, और उनकी तरह अकीरा भी सिर्फ एक मजदूर ही है। उसे क्या लगा कि वो कोई खास इंसान है? तुम जैसे मजदूर पूरे हफ्ते बेकार खाने और सस्ती बियर के लिए काम करते रहते हैं, और किसी दिन तुम्हें ठंडी बियर मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी की बात तुम्हारे लिए कोई और नहीं होती। कोसुगी अकीरा को ऐसे ही धमका कर वहाँ से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर अकीरा पूरी तरह से टूट चुका था। इधर केंचो बोलता है कि आज अकीरा थोड़ा अलग लग रहा था, वो आदमी जरूर उसका पुराना बॉस होगा। इधर शिजुका को भी अपने बचपन से कुछ याद आता है और वो कहती है कि अगर किसी चीज का डर उनके दिल में बस जाए तो वो हमेशा याद रहता है। इधर अकीरा दिन भर ज़ॉम्बीज़ की तरह मजदूरी करता रहता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम शिजुका का बचपन देखते हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय शिजुका को रास्ते में एक लावारिस पपी मिलता है जिसे वो अपने घर ले आती है, लेकिन शिजुका के फादर इस डॉग को रखने से मना कर देते हैं क्योंकि ये कमजोर था और ऐसी नस्ल का डॉग पालना उनकी शान के खिलाफ होगा। वो शिजुका को समझाते हैं कि उसे हमेशा कमजोरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, वरना उसका हाल भी किसी दिन इस लावारिस कुत्ते की तरह हो जाएगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और कोसुगी सभी से कहता है कि आज अकीरा के यहाँ आने की खुशी में वो सभी सेलिब्रेट करेंगे, और क्योंकि वो सब कोसुगी के लिए इतना काम करते हैं तो बदले में ये उसकी तरफ से तोहफा होगा। वहीं अकीरा अब भी मजदूरी कर रहा था और सभी को बियर ले जाके दे रहा था। उसकी हालत खराब हो गई थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, जिससे उसे बहुत डांट पड़ती है। इधर कोसुगी एक दिन पूरे जापान को अपने कंट्रोल में लेने का सपना देख रहा था। इसके बाद वो शिजुका को अपने पास बुलाता है उसका ग्लास भरने के लिए। शिजुका ऐसा ही करती है तो कोसुगी उसे गलत नजरों से देखता है और फिर वो शिजुका को भी बियर पीने को कहता है क्योंकि वो सिर्फ पानी पी रही थी। शिजुका बियर का ग्लास एक ही सांस में गटक जाती है। इसके बाद कोसुगी शिजुका से काफी बदतमीजी से बात करता है, लेकिन शिजुका उसे कुछ नहीं कह पाती। फिर वो अकीरा को बियर लाने को कहता है, लेकिन बोतल खाली थी तो कोसुगी उस पर चिल्लाने लग जाता है कि उसने अकीरा की वैन को ठीक किया और उसके दोस्त को भी बचाया। फिर भी अकीरा उसका काम ठीक से नहीं कर रहा है। अब अकीरा डरते हुए उससे माफी मांगने लगता है। शिजुका मन में सोचती है कि बचपन से ही वो ऑर्डर्स फॉलो करते आई है। जब उसे बोलना भी नहीं आता था तब से उसके फादर उसे ऑर्डर्स दे रहे थे। उसके फादर ने जवानी में ही एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी और सारे बिजनेसमैन उससे डरते थे और वो शिजुका से भी परफेक्शन चाहते थे। अब शिजुका उस पपी को अपने फादर से छुपाकर पालने लगती है और उसका नाम रू रख देती है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था तो शिजुका को लगता है कि वो बीमार है। फिर शिजुका उसका बहुत ख्याल रखती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख शिजुका बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर वो अपने फादर को बताती है कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसके फादर मना कर देते हैं क्योंकि उस प्रोफेशन में ज्यादा पैसा नहीं है और उस प्रोफेशन में उसे दूसरे लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद वो शिजुका की कोई बात नहीं सुनता और वो ये भी बताता है कि जो कुत्ता उसने एटिक में छुपा रखा था उसे उसने हेल्थ केयर वालों को बुलवाकर मरवा दिया है। अगर उसे ये आराम की जिंदगी और घर चाहिए तो उसे अपने फादर की हर बात माननी होगी। इसके बाद शिजुका जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके फादर उसे ऑर्डर्स देते रहे, जैसे वायलिन क्लास मत जाओ, दोस्तों के साथ घूमना बंद करो, गरीब लड़के के साथ डेट पर मत जाओ। शिजुका को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन उसे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसके फादर की हर बात माननी पड़ती थी। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और कोसुगी अकीरा को डांट रहा था क्योंकि उसने कुछ सामान गिरा दिया था। कोसुगी अकीरा से कहता है कि इसके भरपाई करने के लिए अब तुम्हें 2 दिन और काम करना पड़ेगा। अकीरा कहता है कि उनकी बात तो बस आज तक की हुई थी, लेकिन कोसुगी डांट कर उसे चुप करा देता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे पलटकर जवाब देने की। इसके बाद कोसुगी अकीरा को डांटता ही रहता है, जिससे अकीरा का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। कुछ देर बाद कोसुगी अकीरा से कहता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि अकीरा कभी भी यहाँ से जाए, और वैसे भी बाहर की दुनिया खतरनाक है। बाहर उन्हें खाने, सोने और जिंदा रहने के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बाहर वो जरूर
मारे जाएंगे, इसीलिए अकीरा को यहीं रहकर उसके ऑर्डर्स मानने चाहिए। इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शिजुका के फादर उसे बताते हैं कि इन गरीब लोगों को देखो, ये ऐसे इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने मन का काम किया, लेकिन शिजुका तुम्हें तो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, इसी में तुम्हारा फायदा है। शिजुका मन में सोचती है कि मेरा फायदा या आपका। शिजुका अपनी वैन में आके बैठ जाती है और वहीं पर उसे अकीरा की डायरी मिलती है। वो उसे खोलकर अकीरा की लिस्ट पढ़ने लगती है और इस लिस्ट में वो खुद भी एक चीज लिख देती है। दूसरी तरफ हम कोसुगी के गार्ड्स को सुपरमार्केट में देखते हैं। वो यहाँ से खाने पीने का सामान लेने आए थे, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी भी उस ट्रक में आ जाता है। इधर इन लोगों को यहाँ पर 2 दिन पूरे हो गए थे, इसीलिए शिजुका कहती है कि अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अकीरा केंचो और शिजुका से कहता है कि उसका इरादा बदल गया है और वो यहीं रुक चीफ के लिए काम करना चाहता है क्योंकि बाहर बहुत खतरा है और उसके जैसा लूजर बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। केंचो उसका दिमाग ठिकाने पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शिजुका बोलती है कि ऐसा है तो वो अकीरा को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। अकीरा कहता है कि चीफ ने उन पर एहसान किया है जिसे चुकाने के लिए उसे काम करना होगा। अब ये सुन शिजुका बहुत गुस्सा हो जाती है और अकीरा से कहती है कि उसका चीफ उसे बुरा फील करवा के बस अपना काम निकलवाना चाहता है, जिसके लिए वो अकीरा से उसकी आजादी, उसके सपने, सेल्फ रिस्पेक्ट सब छीन लेगा। वो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना जानता है। अब तक वो भी अकीरा के जैसी थी और सारे ऑर्डर्स और रूल्स फॉलो करती थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई हैं और अब वो किसी का बस उस पे चलने नहीं देगी। भले ही बाहर खतरा है, लेकिन अभी वो इस कमीने से दूर जाना चाहती है और वो ऐसा ही करेगी। उसकी ये सारी बातें कोसुगी के आदमी भी सुन रहे थे। शिजुका अब अकीरा को उसकी डायरी देते हुए पूछती है कि वो सच में क्या करना चाहता है। शिजुका ने इस डायरी में एक नई लाइन लिख दी थी कि अपने बॉस को बताना कि वो कितना बड़ा हरामी है। अब कोसुगी अकीरा की डायरी छुड़ाकर उसे नीचे पटक देता है और उसे लात से कुचलने लगता है, लेकिन अब अकीरा को वो सारी चीजें याद आने लगती हैं जो कि उसने अब तक अपने मन से की हैं और वो अपनी डायरी को बचा लेता है और बिना डरे कोसुगी से कहता है कि उसे अब यहाँ से जाना है और वो उसकी गंदी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। कोसुगी गुस्से में कहता है कि वो यहाँ से बाहर कदम रखते ही ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाएंगे, जिस पर अकीरा कहता है कि एक ज़ॉम्बी की तरह काम करने से तो मरना अच्छा है। तभी इनका सप्लाई ट्रक यहाँ आ जाता है और गेट खुलते ही उसमें से वो ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ये देखकर सभी डर के मारे भागने लगते हैं। कोसुगी उन्हें शांत रहने को बोलता है क्योंकि ये तो बस एक ज़ॉम्बी है, लेकिन तभी उनके सप्लाई ट्रक की टक्कर दूसरे ट्रक से हो जाती है जिसे ज़ॉम्बीज खींच रहे थे और वो भी आजाद हो जाते हैं और यहाँ के लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। केंचो, शिजुका और अकीरा वैन की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों को नहीं बचा सकते थे। अकीरा देखता है कि कोसुगी के पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़ गए थे। अब अकीरा की नजर फूड ट्रक पर जाती है और उसे एक आइडिया आता है जिसमें वो यहाँ के गार्ड्स से हेल्प मांगता है। इधर मोटा कोसुगी थक कर गिर जाता है। ज़ॉम्बी उसे खाने ही वाले थे, लेकिन अकीरा सामने फूड ट्रक लाकर उसे बचा लेता है और फिर उसे भी ट्रक की छत पर चढ़ाने लगता है। केंचो को यकीन नहीं होता कि अकीरा उस हरामी को बचा रहा है। अकीरा कहता है कि वो उसके सामने किसी को ज़ॉम्बीज से मरते हुए नहीं देख सकता। ये भी उसकी बकेट लिस्ट में है। कोसुगी को ऊपर चढ़ाने के बाद बाकी गार्ड्स अपने ट्रक लेकर आते हैं और ज़ॉम्बीज के चारों तरफ उन्हें लगाकर ज़ॉम्बीज को कैद कर देते हैं। अकीरा ने फूड ट्रक का गैस सिलेंडर भी चालू छोड़ दिया था। अब वो उसमें एक फ्लेयर जलाकर वहां से कूद जाते हैं, जिससे एक धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज उसमें जल जाते हैं। इसके बाद सभी लोग अकीरा की तारीफ करने लगते हैं, पर अकीरा कहता है कि ये उसने अकेले नहीं किया। शिजुका भी अकीरा की तारीफ में कहती है कि वो हमेशा ही कुछ पागलपन करता रहता है। कोसुगी अब यहाँ आकर कहता है कि इसीलिए हमें अकीरा की जरूरत है, लेकिन अब सभी लोग कोसुगी से कहते हैं कि वो लोग उसके लिए काम नहीं करेंगे और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। कोसुगी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और अब वो यहाँ अकेला ही रह जाता है। इधर अकीरा कहता है कि उसे तो कुछ याद भी नहीं है। जब भी कोसुगी उसके पास आता था उसका दिमाग ही बंद हो जाता था, लेकिन एक बात तो उसे समझ आ गई है कि काम करना उसके बस की बात नहीं है। शायद उसके लिए कोई जॉब ही नहीं बनी। जिस पर शिजुका कहती है कि हर समय नई तरह की जॉब्स आती रहती हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ड्रोन पायलट, यूट्यूबर, ऐसी जॉब्स जिनका 100 साल पहले नामो निशान भी नहीं था। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो उन्हें अपने मन का हर काम मजे से करना चाहिए। क्या पता किसी दिन यही उनकी जॉब बन जाए। और अब वो तीनों फिर से अकीरा के गांव की तरफ जाने लगते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम तीनों को नदी में योगा करते हुए देखते हैं, जहां अकीरा माइंडफुलनेस के बारे में बताता है, यानी कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़कर बस
प्रेजेंट में जीना। लिस्ट में से 15 काम पूरे कर लिए थे और उसे लगता है कि वो 100 काम सिर्फ 1 महीने में ही कर लेगा। शिजुका उसे बोलती है कि लिस्ट पूरी होते ही कहीं ज़ॉम्बीज़ तुम्हें खा ना जाएं। फिर केंचो अकीरा से पूछता है कि उसका घर और कितनी दूर है, जिस पर अकीरा कहता है कि वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। पर शिजुका को डर था कि रास्ते में उन्हें फिर से कोई नई मुसीबत ना मिल जाए, जिस पर अकीरा और केंचो हंसने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें रुकना पड़ता है। उनके सामने एक पंचर ट्रक था जिसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेरा हुआ था, यानी उसमें जरूर कोई जिंदा होगा। अब अकीरा जल्दी से कर पाते उस ट्रक में से कोई समुराई का आर्मर पहनकर बाहर निकलता है और अपनी ब्लेड से वहां खड़े सारे ज़ॉम्बीज़ को काट डालता है। तीनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि आर्मर के अंदर तो एक लड़की है जो कि अपना नाम बीट्रिक्स बताती है और ये एक फॉरेनर थी। ये लड़की असल में जर्मनी से यहाँ जापान आई है क्योंकि वो इस देश की बहुत बड़ी फैन है। साथ ही ये जापान को निप्पॉन कह के बुलाती है। असल में जापान का लोकल भाषा में नाम निप्पॉन है, ठीक जैसे इंडिया का भारत। बीट्रिक्स बोलती है कि बचपन से ही वो जापान के कल्चर को टीवी में देखती आई है और यहाँ आना उसका सपना था। उसने कई सारी जॉब्स करके पैसे जमा किए, लेकिन जिस दिन वो यहाँ पर आई ज़ॉम्बी पैंडेमिक शुरू हो चुका था और जापान अब उजड़ चुका था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसे एक सुशी शेफ के बारे में पता चल गया। ताइशो नाम के शेफ ने उसे कहा है कि अगर वो उसे फिश लाकर देगी तो वो उसे सुशी बनाकर जरूर खिलाएगा। मतलब बीट्रिक्स को बस सुशी खाना है, जो जानकर केंचो और शिजुका हैरान हो जाते हैं। लेकिन अकीरा कहता है कि जापान के लिए इतना प्यार देखकर वो बीट्रिक्स से इम्प्रेस हुआ और अब चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो लोग फिश की डिलीवरी करके रहेंगे। असल में अकीरा की लिस्ट में भी सुशी खाना लिखा हुआ है। अब ये लोग बीट्रिक्स और उसकी फिश को लेकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। बीट्रिक्स उस सुशी होटल का एड्रेस बताती है और अकीरा को यकीन था कि वो किसी फेमस जगह जा रहे हैं। बीट्रिक्स कहती है कि उसने शेफ से आखिरी बार 3 दिन पहले बात की थी, काश कि वो अब तक जिंदा हो। अब ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े थे। अकीरा और बीट्रिक्स उनसे लड़ने के लिए अपना आर्मर पहन लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं था क्योंकि वो दोनों ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। अब शिजुका एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले केंचो नंगा होकर ज़ॉम्बीज़ के सामने जाता है और उन्हें खाने के लिए उकसाते हुए इनवाइट करता है। सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी अकीरा सामने एक ट्रक लगाकर उन्हें फंसा देता है और बीट्रिक्स बाकी कुछ ज़ॉम्बीज़ को काट देती है। फिर ट्रक के हॉर्न की आवाज से ज़ॉम्बीज़ उस गली में इकट्ठा हो जाते हैं और ये लोग उनके सिर पे शराब की बोतल फेंकते हैं। अब शिजुका इनमें आग लगाने को बोलती है, पर अकीरा से माचिस ही नहीं जलती और ज़ॉम्बीज़ उनकी आरवी की तरफ जाने लगे थे। अगर वो वहाँ पहुँच गए तो इन्हें उन फिश को भी अलविदा कहना पड़ेगा और बीट्रिक्स डर जाती है। तभी अकीरा बोलता है कि डर सिर्फ एक बहाना है, कोई काम ना करने का। अगर वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में सुशी नहीं खा सके तो इससे तो ज़ॉम्बी बन जाना बेहतर है। इतना कहकर अकीरा नीचे कूद जाता है और ज़ॉम्बी को पीटकर आरवी से दूर रखने की कोशिश करता है। तभी बीट्रिक्स भी अपनी ब्लेड लेकर यहाँ आ जाती है और अब दोनों मिलकर आरवी के सामने के ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी आना बंद नहीं हो रहे थे। तभी उनके ऊपर एक ड्रोन उड़ने लगता है जिसमें म्यूजिक बज रहा था। असल में पहले ये एक टॉय शॉप पर भी रुके थे और शिजुका ने पहले ही ये बैकअप प्लान बना लिया था। अब सभी ज़ॉम्बीज़ उस ड्रोन की आवाज के पीछे जाने लगते हैं। उन्होंने कुछ टॉयज पेट्रोल पंप के पास भी रख दिए थे और फिर केंचो एक मोलोटॉव जलाकर इस तरफ फेंकता है, जिससे पेट्रोल पंप में एक बड़ा सा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उसमें जल जाते हैं और ये चारों इससे बहुत खुश होते हैं। फिर शाम तक ये सभी उस शेफ के यहाँ आ जाते हैं जो इन्हें ढेर सारी सुशी बना के देता है, जो कि इन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। शेफ कहता है कि मैं 30 साल से ये बना रहा हूँ और दुनिया के अंत के समय भी तुम लोग मेरी सुशी खाने आए, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई और तुम जितना चाहे उतना सुशी खा सकते हो। अब बीट्रिक्स भी पहली बार सुशी खाती है और कहती है कि ये थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है और वो यहाँ आकर बहुत खुश हुई। शेफ उसे देख रोने लगता है और कहता है कि मैंने बिना छुट्टी लिए रोज काम किया है, बल्कि अपनी बेटी की शादी और पत्नी की डेथ वाले दिन भी मैंने काम किया, लेकिन मुझे आज जितना गर्व कभी नहीं हुआ। इसीलिए वो लोग यहाँ पर जितनी चाहें उतनी बियर भी पी सकते हैं, जो सुनकर सभी और खुश। और कुछ दिन से ये ठीक से नहाए भी नहीं थे। शिजुका कहती है कि नदी में नहाने से इनमें और बदबू आएगी। वो गर्म और साफ पानी से नहाना चाहती है और इसीलिए ये हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर जाते हैं। ये एक हॉट स्प्रिंग
स्प्रिंग टाउन था जहाँ ढेर सारा गर्म पानी बह रहा था, पर बीट्रिक्स को यहाँ के कपड़े थोड़े छोटे पड़ते हैं और शिजुका कहती है कि काश उसे भी ये प्रॉब्लम होती। इसके बाद बीट्रिक्स हॉट स्प्रिंग का ज्ञान बांटने लगती है। उसे जापान के बारे में इन लोगों से भी ज्यादा पता था। वो आखिर में कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि लव को छोड़कर बाकी सभी बीमारी हॉट स्प्रिंग में ठीक हो जाती है। अब अकीरा शिजुका से कहता है कि डेट के लिए ये जगह काफी अच्छी होती, जिस पर शिजुका बोलती है कि डेटिंग एक टाइम वेस्ट है और 20s में लोगों को अपनी स्किल्स पर काम करके ढेर सारे पैसे कमाने चाहिए, उसके बाद उन्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर अकीरा कहता है कि अगर उसकी लाइफ में कोई पार्टनर होती तो उसे मेहनत करने के लिए और मोटिवेशन मिलता। लेकिन शिजुका सहमत नहीं थी, क्योंकि वो किसी ऐसे के प्यार में पड़ सकते हैं जो उन्हें वापस प्यार ना दे, जिससे सिर्फ समय की बर्बादी होती है। इसके बाद इन्हें एक बड़ा सा टब दिखता है और अकीरा और केंचो बिना देर किए उसमें कूद जाते हैं। शिजुका नहाने के लिए काफी एक्साइटेड थी, पर बीट्रिक्स से उसे पता चलता है कि विमेंस टब में जो पानी है वो ठंडा है, क्योंकि उसका पंप काम नहीं कर रहा, यानी सिर्फ यही टब में गर्म पानी है। अब अकीरा और केंचो हीरो बनते हुए कहते हैं कि शर्माने की कोई बात नहीं है और वो उनके टब में आ सकती है, लेकिन शिजुका उन्हें साफ साफ मना कर देती है। पर बीट्रिक्स फिर से कल्चर का ज्ञान देने लगती है कि पुराने समय में क्या होता था और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। इतना कहकर बीट्रिक्स भी पानी में जाने ही वाली थी और उसे देख अकीरा और केंचो खुशी से रोने लगते हैं, पर तभी उनके टब में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और फिर ढेर सारे ज़ॉम्बीज पानी में से बाहर आ जाते हैं। अब नहाना तो दूर, इन सबको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। ये लोग एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाते हैं, लेकिन इनकी आरवी ज़ॉम्बीज से घिर चुकी थी और ये उनके जाने का वेट करने लगते हैं। लेकिन अकीरा और बाकी सब गुस्से में थे कि उन्हें हॉट स्प्रिंग में नहाने को नहीं मिला और फिर ये यहीं पर सो जाते हैं। आधी रात को अकीरा की नींद खुलती है, उसे प्यास लगी थी तो वो जंगल में चला जाता है। यहाँ वो देखता है कि जंगल के बीच एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है और वो तुरंत ही उसमें नहाने के लिए कूद जाता है, लेकिन तैरते समय वो किसी से टकराता है। ये कोई और नहीं बल्कि शिजुका थी। शिजुका उसे तुरंत ही यहाँ से बाहर जाने को कहती है, लेकिन अकीरा कहता है कि इतनी मेहनत के बाद वो वापस नहीं जाने वाला, इससे अच्छा तो उसे ज़ॉम्बीज खा जाएं। अकीरा को सिर्फ नहाने से मतलब था, तो शिजुका मान जाती है और कहती है कि उसे पत्थर की दूसरी साइड ही रहना होगा। शिजुका उससे फिर माफी भी मांगती है लव के बारे में वो सब कहने के लिए। शिजुका के फादर उसकी कभी नहीं सुनते थे, इसीलिए उसे अब भी दूसरों के ओपिनियंस अच्छे नहीं लगते, लेकिन अकीरा की बात सही थी। उसके मन में जो आता है वो बोल देता था, जिससे शिजुका को उससे थोड़ी जलन हो गई थी। असल में उसे रोमांस से डर लगता है और वो नहीं चाहती कि कोई उसे धोखा दे, इसीलिए उसने झूठ कहा था कि काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अकीरा कहता है कि इस समय वो काफी खुल के बातें कर रही है, जिस पर शिजुका कहती है कि वो किसी ऐसे से ही प्यार करना चाहती है जिससे वो खुल के बातें कर सके। अब ये सुनकर अकीरा का दिल धक धक करने लगता है। शिजुका उसे समझाने लगती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। अकीरा के मन में लड्डू फूट रहे थे और तभी केंचो और बीट्रिक्स भी यहाँ आ जाते हैं। केंचो इनसे पूछता है कि वो दोनों अकेले अकेले यहाँ क्या कर रहे थे और बीट्रिक्स भी इन्हें डांटने लगती है कि ये लोग बिना उन्हें बताए यहाँ मजे कर रहे हैं। फिर ये दोनों भी हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं। अकीरा की लिस्ट में से एक चीज पूरी हो गई थी। एपिसोड की शुरुआत में हम अकीरा के फादर को देखते हैं। उन्होंने कभी अकीरा को टोक्यो में जाकर पढ़ने या वहाँ जॉब करने से मना नहीं किया। वो चाहते थे कि अकीरा जितना हो सके उतना बड़ा सपना देखे, क्योंकि बिना सपने का इंसान एक मुर्दे के बराबर होता है। अकीरा अपने पिता की इस बात पर मन में सोचता था कि जैसे आपको बड़ा पता है, आप बस एक गांव के किसान हो। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। ये लोग बस अकीरा के गांव पहुंचने ही वाले थे। बीट्रिक्स बोलती है कि काश अकीरा के पेरेंट्स अब तक जिंदा हों, पर अकीरा को पूरा यकीन था कि उसके पेरेंट्स सही सलामत होंगे। केंचो भी उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। अकीरा 3 साल बाद अपने गांव जा रहा था, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। तभी इन्हें एक टनल के सामने रुकना पड़ता है, क्योंकि टनल के मुंह को ब्लॉक किया गया था और उसके अंदर कई सारे ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। अकीरा का गांव इस टनल के दूसरी तरफ है। केंचो सोचता है कि कहीं ये ज़ॉम्बीज अकीरा के गांव वाले तो नहीं है, पर अकीरा मना करता है क्योंकि वो इनमें से किसी को नहीं पहचानता। शिजुका बोलती है कि अब वो लोग टनल में से नहीं जा सकते, तो उन्हें जंगल में से घूम कर जाना चाहिए और चारों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। अकीरा को टेंशन हो
हो रही थी तो शिजुका उसे समझाती है कि टनल की एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ब्लॉक थे, यानी गांव वालों ने जरूर शहर से आने वाले ज़ॉम्बीज को सील कर दिया होगा और वो सेफ होंगे। तभी इन्हें एक चिल्लाता हुआ आदमी दिखाई देता है जो कि एक ज़ॉम्बी सुअर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। बीट्रिक्स तुरंत ही निशाना लगाकर अपने एरो से उस सुअर को मार देती है। ये आदमी अपना नाम कुमानो बताता है। अकीरा उससे पूछता है कि वो जंगल में क्या कर रहा है, जिस पर कुमानो बताता है कि शहर ज़ॉम्बीज से भर गया है, इसीलिए वो सेफ रहने के लिए जंगल में आ गया। सब सोचने लगते हैं कि ये आदमी जंगल में कैसे रहता होगा और तभी ये लोग कुमानो का ट्री हाउस देखते हैं जो कि काफी बड़ा था और कुमानो एक मास्टर कारपेंटर है। अब केंचो और शिजुका को टेंशन होने लगती है क्योंकि अकीरा की लिस्ट में भी एक ट्री हाउस बनाना लिखा हुआ था। अकीरा तुरंत कुमानो के पास जाकर उससे कहता है कि पता नहीं कब दूसरा ज़ॉम्बी सुअर अटैक कर दे, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इसीलिए ट्री हाउस बनाने में वो भी उनकी मदद करना चाहता है। शिजुका उसे ताना मारती है कि उसे अपने पेरेंट्स की चिंता है कि नहीं, जिस पर अकीरा उसे कहता है कि वो लोग किसी को खतरे में छोड़कर तो नहीं जा सकते और वो उन्हें ट्री हाउस के अनगिनत फायदे बताने लगता है कि वो जिंदगी में एक बार ही जीते हैं तो उन्हें एक ट्री हाउस तो जरूर बनाना चाहिए। अब केंचो और शिजुका को अकीरा की बात माननी पड़ती है। शिजुका और बीट्रिक्स साइड में बैठकर आराम करती हैं और कुमानो अकीरा और केंचो को ट्री हाउस बनाने के लिए काफी टिप्स सिखाता है, जैसे कि पिलर सीधा है या नहीं, ये जानने के लिए वो एक पाइप का यूज कर सकते हैं। उन्हें बोर्ड्स के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप रखना चाहिए ताकि पत्तियां आराम से नीचे गिर जाए। हर ट्री खुद ये बताता है कि उससे किस तरह का ट्री हाउस बनेगा। अगर कुछ समझ ना आए तो जंगल से पूछ लो। ट्री हाउस का फाउंडेशन एक मजबूत ट्री होता है, अगर वो सूख जाए या सड़ जाए तो ट्री हाउस भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह उन्हें पूरे जंगल के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें जंगल की आवाज सुनाई देगी। अकीरा को कुमानो की बातें काफी अच्छी लगती हैं और वो सोचता है कि अगर किसी दिन उसे दुनिया की आवाज सुनाई दे तब वो अपनी बकेट लिस्ट में क्या लिखेगा। कुछ देर बाद अकीरा कुमानो को बोलता है कि उसका बचपन से ही सपना था ट्री हाउस बनाने का। कुमानो उसे बताता है कि मेरा बेटा भी बचपन से ही ट्री हाउस बनाने की जिद किया करता था। अकीरा उससे पूछता है कि उसका बेटा अब कहाँ पर है। ये सुनकर कुमानो थोड़ा शांत हो जाता है और बताता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे को उसकी वाइफ ने काट लिया था और उसे मजबूरी में उन दोनों को अपने हाथों से मारना पड़ा था। कुमानो सोचा करता था कि उसके पास बहुत टाइम है, जब वो रिटायर हो जाएगा और उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तब वो उसके साथ ट्री हाउस बनाएगा, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने के लिए तैयार होते हैं तब तक देर हो चुकी होती है, पर ये बात उल्टा पेरेंट्स पर भी लागू होती है। तभी कुमानो के हाथ से एक बोर्ड छूट जाता है, लेकिन अकीरा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि इस काम में वो उनके साथ है। कुमानो वापस जोश में आ जाता है और सभी ट्री हाउस बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार ट्री हाउस बनकर तैयार हो जाता है। अकीरा और केंचो उसमें खेलने लगते हैं और केंचो की लिस्ट से एक और चीज कंप्लीट हो गई थी। अब अकीरा और उसके दोस्त यहाँ से जाने लगते हैं। कुमानो उनसे कहता है कि वो इसी जंगल में रहेगा। वो कहता है कि अगर उन लोगों को कभी भी उसकी मदद चाहिए तो बस एक आवाज लगा देना। शिजुका को लग रहा था कि अकीरा इस ट्री हाउस में रात गुजारने की बात करेगा, लेकिन कुमानो की बातें सुनकर अकीरा समझ गया है कि उसे जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। इसके बाद ये एक पतले रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। अकीरा बताता है कि इस रास्ते को हंग्री जॉर्ज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग मारे गए हैं। टनल बनने से पहले गांव में आने जाने का यही एक रास्ता था। उसका गांव पहाड़ों और घाटियों के बीच बसा है। इसके बाद ये लोग एक पुराने से पुल को भी पार करते हैं। अकीरा को छोड़कर सबकी हालत खराब हो गई थी और रास्ता देखकर उन्हें ये भी समझ आ गया था कि अकीरा का गांव बिल्कुल सेफ होगा। कुछ ही देर में ये लोग अकीरा के गांव पहुंच जाते हैं और अकीरा अपने दोस्तों को दूर से ही अपना घर दिखाता है। रास्ते में अकीरा सोचने लगता है कि बड़ा होने के बाद से उसने अपने पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन आज से पहले उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा। तभी ये लोग देखते हैं कि गांव में सन्नाटा था और उन्हें यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। अकीरा डर जाता है कि कहीं ज़ॉम्बीज ने सबको मार तो नहीं दिया, उसके पेरेंट्स जिंदा होंगे या नहीं। वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर तो पार्टी चल रही थी और 4 बूढ़े लोग नाच गाना कर रहे थे। गांव वाले पहचान जाते हैं कि अरे ये तो अकीरा है, तेंदो का बेटा। अकीरा के माँ बाप भी यहीं बैठे हुए थे और उन्हें देखते ही अकीरा अपने दिल की सारी बात कह देता है और वो अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करता है, दिन रात मेहनत करके उसे कॉलेज पढ़ने भेजने के लिए और रोज टिफिन पैक कर अकीरा के कपड़े धोने के लिए। उन दोनों की वजह से ही अकीरा आज जिंदा है, पर बदले में उसने उन्हें परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं दिया। वो काम का बहाना बनाता था ताकि उसे यहाँ आना ना पड़े, तो उसके लिए वो माफी चाहता है। ये सब बातें सुन अकीरा के फादर तेंदो उसके पास आते हैं और अकीरा के सिर पर एक जोर का मुक्का मारते हैं।
तेंदो कहते हैं कि दुनिया की बैंड बजी पड़ी हुई है और तुम यहाँ इतनी दूर ये फालतू की बातें करने आए हो। इसके बाद वो अकीरा के दोस्तों से कहते हैं कि सफर करके तुम सभी लोग थक गए होंगे, यहाँ काफी सारे रूम्स खाली हैं, तो तुम सब लोगों को आराम करना चाहिए। इतना कहकर तेंदो काम करने खेतों पर चले जाते हैं। अकीरा के फादर से उसके दोस्त इम्प्रेस हो गए थे और बाकी मर्द भी अपने अपने खेतों पर चले जाते हैं। अकीरा की मम्मी उन सब के लिए बढ़िया खाना बनाती हैं और ये सारी सब्जियां उन्होंने यहीं पर उगाई थी। सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। शिजुका इनसे पूछती है कि पेंडेमिक में वो कैसे रहते हैं। अकीरा की माँ अकीको बताती है कि उनका गांव काफी अंदर है, तो वैसे भी वो ज्यादा शहर नहीं जाते थे और सर्दियों में तो सारे रास्ते बर्फ से ब्लॉक हो जाते हैं। वो लोग यहाँ खेती और शिकार करके आराम से रहते हैं और इस ज़ॉम्बी पेंडेमिक से उन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बीट्रिक्स इनसे टनल में फंसे ज़ॉम्बीज के बारे में पूछती है। अकीको बताती है कि शहर से कई सारे लोग यहाँ पनाह लेने आए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग इन्फेक्टेड थे और इन्फेक्शन उन सभी लोगों में फैल गया था। गाँव वालों के पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो उन्होंने टनल को सील करके ज़ॉम्बीज को वहीं रोक दिया। लेकिन कुछ शहरी लोग सही सलामत भी यहाँ आ गए थे। इस गाँव में ज्यादा जनसंख्या नहीं है और कई घर खाली भी पड़े हैं, तो इन्होंने शहरी लोगों को वो घर रहने के लिए दे दिए हैं। ये सुन सभी बहुत खुश होते हैं और बीट्रिक्स अकीरा से कहती है कि उसे होम रिनोवेशन भी अपनी लिस्ट में जोड़ लेना चाहिए। लेकिन अकीरा याद करता है कि वो यहाँ पर अपने माता पिता का कर्ज चुकाने आया है और उसे एक अच्छा बेटा बनकर दिखाना है। अकीरा के सभी दोस्तों को उसका गाँव बहुत अच्छा लगता है। केंचो को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर आ गया हो। इधर अकीरा अपनी मदर से कहता है कि वो आराम करें, बर्तन वो मांज लेगा। अकीको कहती है कि उसे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने सफर से थक गया होगा, तो उसे जाकर आराम करना चाहिए। तभी अकीरा के फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो उसे अपने साथ खेत पर ले जाते हैं। काम करते हुए अकीरा उनसे पूछता है कि वो कैसे हैं, उनकी कमर का दर्द गया कि नहीं। और खेतों में काम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब वो आ गया है और वो उनकी हर तरह से मदद करेगा। तेंदो बोलते हैं कि गाँव में सभी लोग मिलकर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो अकीरा को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। अकीरा अब सब्जियां धोते समय सोचने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश कैसे करे। उसे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स का कर्ज कैसे चुकाते हैं। इधर हम देखते हैं कि तेंदो को खून की उल्टियां हो रही थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, पर वो ये बात अकीरा को नहीं बताते। दोनों इसके बाद घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें 4 शहरी लड़के मिलते हैं जो कि गाँव में कोई काम नहीं करते थे और इनमें से एक लड़के को शायद अकीरा ने पहले भी देखा है। ये चारों लोग रात में उस टनल के पास जाते हैं और वो लोग यहाँ कुछ करने वाले थे। दोस्तों, इस लड़के का नाम कांता है और ये भी अकीरा की तरह बेकार जिंदगी जी रहा था, लेकिन ये अकीरा से बिल्कुल उल्टा है। इसे काम करना पसंद नहीं है। ये अपनी दादी से पैसे लेकर सिगरेट में उड़ा देता है। ये अपने स्कूल के छुट्टी के दिन याद करता है जब इन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वो अपने दोस्तों के साथ जो चाहे वो कर सकता था। फिर उस दिन ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू हो गया और अपने आसपास ये तबाही देखकर कांता को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि अब वो आजाद है। उसे समाज और उसके लोग कभी पसंद नहीं थे और अब उसके लिए हर दिन छुट्टी का दिन है। कांता जब एक दिन मार्केट में कुछ सामान लेने जाता है तब वहाँ उसे 3 और लोग मिलते हैं। यहाँ उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें कांता अपनी बकेट लिस्ट लिखने लगता है, ऐसी 100 चीजों को जो ये लोग ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहते हैं। लेकिन इसमें अकीरा की तरह क्यूट चीजें नहीं लिखी थी। ये लोग हर तरह की गन फायर करना चाहते थे, डायनामाइट से कुछ उड़ाना चाहते थे, अपने ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगाना चाहते थे, लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे और भी कई सारे उल्टे पुल्टे काम करना चाहते थे। समाज ने इन लोगों को धुतकार दिया था। अब इनकी बारी है अपनी मर्जी का कुछ भी करने की। इनमें से एक लड़की हेयर सैलून पे काम करती थी, जिससे अकीरा अपनी हेयर स्टाइल चेंज करवा लेता है और उसकी लिस्ट में से एक और चीज पूरी हो जाती है। बाकी 2 लड़कियां भी अपने काम के बारे में बताती हैं और एक लड़की तो मूवीज में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। उसने एक ज़ॉम्बी मूवी में भी काम किया था जिसे अकीरा पहले एपिसोड में देख रहा था। वो उस फिल्म का सीक्वल भी बना रहे थे, लेकिन फिर ये ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू हो गया। उस समय इनकी शूटिंग चल रही थी और कब असली ज़ॉम्बी सेट पर आकर लोगों को खाने लगे इन्हें पता भी नहीं चला। ये लोग किसी तरह इस गांव में आ गए और यहाँ के लोगों ने उनका खुले दिल से स्वागत किया और अब ये तीनों लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताना चाहती हैं। दूसरी तरफ हम शिजुका को देखते हैं जो कि चूल्हा जलाना सीख रही थी, क्योंकि अब इन्हें बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीना सीखना पड़ेगा। इसीलिए वो विलेज की लाइफस्टाइल से काफी इम्प्रेस होती है। अचानक ही एक बूढ़ा आदमी शिजुका को पीछे से पकड़ लेता है, पर वो
लेडी उस आदमी को घर से बाहर कर देती है और शिजुका को बताती है कि जब से उस आदमी की वाइफ मरी है तभी से वो पागल हो गया है और शिजुका को उसने अपनी वाइफ समझ लिया था। वैसे पागल होने से पहले वो गांव का बेस्ट हंटर हुआ करता था। तभी एक आदमी यहाँ रस्सी ढूंढता हुआ आता है क्योंकि उसने अपना हाथ काट लिया था। शिजुका इन्हें मरहम पट्टी करने का सही तरीका बताती है जिससे ये लोग शिजुका को एक डॉक्टर समझ लेते हैं और फिर ढेर सारे बूढ़े लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगते हैं। दूसरी तरफ केंचो को एक खाद का गड्ढा दिखाई देता है जिसमें जानवरों का मलमूत्र इकट्ठा किया गया था क्योंकि अब ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये जैविक खाद बनाते हैं जिससे इनकी खेती अच्छी होती है। गांव का एक आदमी केंचो से इस गड्ढे में डुबकी मारने को भी कहता है। तभी केंचो को एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की भी शहर से आई थी और इसके पेरेंट्स मारे जा चुके हैं। फैमिली के नाम पर इसके पास सिर्फ उसका डॉग है और तब से ही वो सिर्फ उदास रहती है। अब उसका मूड ठीक करने के लिए केंचो उससे बात करने लगता है। केंचो बताता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है, इसीलिए वो जगलिंग करना सीख रहा है। जब वो इस कला में माहिर हो जाएगा तो नंगा होकर ये ट्रिक परफॉर्म करेगा। अब केंचो की अटपटी बातें सुनकर उस लड़की को हंसी आ जाती है और वो अपना नाम अंजू बताती है और उसके डॉग का नाम चारो था। केंचो उसे अपनी और भी ट्रिक्स दिखाने को बोलता है पर वो मना कर देती है। इसके बाद हम बीट्रिक्स को देखते हैं जो कि यहाँ के वाटर व्हील्स को देखने जाती है। ये नदी के बहाव में घूमते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। गांव पर ज़ॉम्बी भालू और ज़ॉम्बी सुअर का भी खतरा रहता है, इसीलिए इन्होंने जंगल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फेंस लगा दी है और उसमें भी करंट इस वाटर व्हील से बन के ही जाता है। लेकिन इन फेंसेस में मामूली करंट ही दौड़ता है जिससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। फेंसेस के पास ही एक मीटर लगा हुआ था जिसके जरिए फेंसेस में वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए उसे छूने की अनुमति किसी को नहीं है। अकीरा के पास बैठी लड़कियां बातें करती हैं कि इस गांव में आने के बाद उन्हें समझ आ रहा है कि इंसानों के बीच कनेक्शन होना कितना जरूरी है। यहाँ पर हर काम बहुत समय लेता है और एक दूसरे की मदद किए बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। फिर भी सभी हंसी खुशी काम को करते हैं और छोटे काम से भी यहाँ बहुत खुशी मिलती है। अकीरा फिर दिन भर खेत में काम करता है। शाम को उससे केंचो मिलने आता है और वो दोनों ही कांता को यहाँ से गुजरते हुए देखते हैं और उन्होंने उसे पहचान भी लिया था। बल्कि कांता भी अकीरा की शक्ल देख गुस्सा हो जाता है। असल में कांता इनके कॉलेज में ही पढ़ता था, लेकिन 6 महीने बाद ही उसने कॉलेज आना बंद कर दिया था। वहीं कांता अकीरा से नफरत करता है क्योंकि वो लोग हमेशा मजे मस्ती करते थे। रात को अकीरा अपने फादर के पास जाकर बैठता है। उन दोनों में काफी बातें होती हैं, लेकिन अकीरा नोटिस करता है कि उसके फादर तेंदो काफी पतले हो गए हैं और उनका शरीर भी कमजोर लग रहा था। अकीरा उन्हें बताता है कि बचपन में उसे बड़े शहरों में रहना ही अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि गांव में रहना भी बुरा नहीं होता। लेकिन तेंदो का मानना था कि इंसान को हमेशा अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए और जितना हो सके उतना बड़ा सपना देखना चाहिए। पर अकीरा तो सोच रहा था कि यहाँ आकर वो अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाएगा। वो अपने पिता तेंदो से पूछता है कि बचपन में उनका सपना क्या था। तेंदो बताते हैं कि वो धरती को आसमान से देखना चाहते थे। जब हम गांव से बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना छोटा था। वैसे ही जब कोई शहर से बाहर जाता है तो वो शहर उसे छोटा लगने लगता है। असल में अंतरिक्ष के सामने उनका प्लेनेट भी छोटा सा है और तेंदो बचपन से ही एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये बात सुन दोनों हंसने लगते हैं। फिर तेंदो अकीरा से कहते हैं कि वो जितना हो सके उतना बड़ा सपना देखे, लेकिन उन्हें अकीरा की ये नई हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों में ऐसे काफी बातें होती हैं और पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने वाली लाइन अकीरा अपनी लिस्ट में से काट देता है। अब रात के समय कांता और उसके हरामी दोस्त बुलडोजर की चाबी चुरा लेते हैं और एक लड़की फेंसेस का वोल्टेज हाई कर देती है और उस मीटर को तोड़ देती है। फिर ये लोग उस ज़ॉम्बीज से भरी टनल के पास जाते हैं और बुलडोजर को रास्ते से हटा देते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बीज गांव में आने लगते हैं। ये सभी लोग समाज से बहुत नफरत करते थे, इसीलिए अब ये गांव के सभी लोगों को ज़ॉम्बीज में बदलना चाहते हैं और इसी बहाने कांता अकीरा से भी बदला ले लेगा। इधर एक एक करके सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। अकीरा घर से निकल के देखता है कि गांव में आग लग गई है और सैकड़ों ज़ॉम्बीज गांव के अंदर आ गए थे। तेंदो अकीरा से कहते हैं कि वो गांव में जाकर अपने दोस्तों की मदद करे, यहाँ पर वो संभाल लेंगे। ज़ॉम्बीज की सेना के साथ कांता भी था और लोगों को ऐसे डर के भागते हुए देखने में
उन्हें बहुत मजा आ रहा था। कुछ ज़ॉम्बीज शिजुका को खाने वाले थे, लेकिन उसके बूढ़े मरीज उसे बचा लेते हैं। गांव के हंटर्स बंदूक से कुछ ज़ॉम्बीज को मारते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए वो भी घर में जाकर छुप जाते हैं। पर कांता डायनामाइट से उनके घर को जला देता है ताकि कोई भी अपने घर में छुप ना सके। इसके साथ कांता की लिस्ट भी पूरी हो रही थी। दूसरी तरफ केंचो अंजू को लेकर भाग रहा था और उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े थे, पर बीट्रिक्स यहाँ आकर उन ज़ॉम्बीज को काट देती है। ये सभी लोग फेंसेस के पास आकर मिलते हैं और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इन्हें सभी गांव वालों को लेकर जंगल की तरफ भागना चाहिए, पर गांव के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस लगी हुई थी, जिस पर बीट्रिक्स बताती है कि इनमें बस मामूली करंट है। ये सुन केंचो फेंसेस को छू कर देखता है और उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। शिजुका तुरंत एक लकड़ी से मारकर केंचो को फेंसेस से दूर करती है। अब बीट्रिक्स को पता चलता है कि किसी ने वोल्टेज बढ़ाकर मीटर को तोड़ दिया है, यानी कि जिस फेंस ने इन्हें ज़ॉम्बीज से बचाया हुआ था, अब ये उसी की वजह से ट्रैप हो गए हैं। तभी कांता बुलडोजर लेकर इनके पास आ जाता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज की भीड़ आ रही थी। ये सब देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि ये सारा कांड कांता और उसके साथियों ने ही किया है। वो कांता से इसकी वजह पूछते हैं, जिस पर कांता बोलता है कि एक न एक दिन तो सबको ज़ॉम्बी बनना ही है, तो उससे पहले वो अपने मन के सारे काम करना चाहता है। ये देख अकीरा चौंक जाता है कि कांता के पास भी उसकी तरह ही एक लिस्ट की नोटबुक है। अब कांता अकीरा को ज़ॉम्बी बनते देखना चाहता है, क्योंकि वो उससे कॉलेज टाइम से ही नफरत करता है, क्योंकि अकीरा को कभी कोई चिंता नहीं होती थी और वो हर रोज अपनी लाइफ एंजॉय करता था, जो देख कांता को बहुत जलन होती थी। और अब कांता अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है। अकीरा बोलता है कि हम एक बार ही जीते हैं, इसीलिए जैसे चाहे वैसे लाइफ एंजॉय करना चाहिए। अकीरा भी वही कर रहा है, लेकिन उसने कभी दूसरे लोगों को परेशानी में नहीं डाला। कांता की वजह से अब सभी गांव वालों की जान खतरे में है, इसीलिए उन दोनों की बकेट लिस्ट में काफी फर्क है। अकीरा ने अब भी अपने पेरेंट्स का कर्ज नहीं चुकाया है और ये काम किए बिना जीने से तो वो ज़ॉम्बी बनना पसंद करेगा। कांता कहता है कि दोनों अब कंपटीशन करते हैं कि पहले किसकी लिस्ट कंप्लीट होगी। कांता अकीरा को ज़ॉम्बी बनता हुआ देखना चाहता था, वहीं अकीरा अपने पेरेंट्स को बचाना चाहता है। ज़ॉम्बीज इनके काफी करीब आ गए थे, तो इन्हें तुरंत ही यहाँ से भागना होगा। अंजू देखती है कि उसका डॉग कहीं चला गया है, तो वो उसे ढूंढने चली जाती है। बीट्रिक्स इलेक्ट्रिक फैंस का करंट बंद करने जाने लगती है। अकीरा कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है ताकि वो उन्हें सेफ रख सके। शिजुका बाकी गांव वालों को इकट्ठा करने जाती है ताकि फेंसेस का करंट जाते ही वो यहाँ से निकल सके। केंचो जब अंजू को भागते हुए देखता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करने जाने लगता है। वो अकीरा से प्रॉमिस करता है कि वो लोग इस प्रॉब्लम से जिंदा बाहर निकलेंगे। कांता भी अपने साथियों से कहता है कि वो सब अपने मन मर्जी का काम कर सकते हैं, बस विलेज के सारे लोग ज़ॉम्बीज के हाथों मरना चाहिए। अकीरा के पेरेंट्स और वो लड़कियां एक ही जगह छुपे हुए थे और उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। दूसरी तरफ अंजू को अपना डॉग मुर्गी फार्म में मिलता है। तभी केंचो भी यहाँ आकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उन्हें देख लिया था। अब क्योंकि ज़ॉम्बीज सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो केंचो अंजू के साथ फार्म की छत पर आ जाता है जहाँ वो सेफ थे। लेकिन तभी केंचो किसी को छत पर आते हुए देखता है। ये कांता का साथी कुरासुगी था और केंचो को यहाँ से नीचे गिराने आया था। वो केंचो को धक्का मारने लगता है। दूसरी तरफ बीट्रिक्स उसी वाटर व्हील के पास पहुँचती है ताकि उसे रोककर पावर ऑफ कर सके, पर उसके सामने वही औरत तुको आ जाती है जिसने वोल्टेज बढ़ाया था। उसके हाथ में एक चेन सॉ थी जिससे वो बीट्रिक्स के सभी हथियारों को तोड़ देती है। तुको बीट्रिक्स को बताती है कि वो नेशनल तलवारबाज रह चुकी है और बीट्रिक्स उसके सामने नहीं टिक पाएगी। बीट्रिक्स अब अपनी कटाना बाहर निकालती है और लड़ने को तैयार हो जाती है। शिजुका बूढ़े लोगों के पास जाकर उन्हें भागने का प्लान बताती है, लेकिन वो लोग शिजुका को समझाते हैं कि वो ठीक से चल भी नहीं सकते, उनके पास वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो शिजुका को उनकी चिंता छोड़कर अपनी जान बचाने का सोचना चाहिए। लेकिन शिजुका उन्हें हार ना मानने को कहती है क्योंकि वो उन्हें लिए बिना नहीं जाएगी। कुछ ज़ॉम्बीज उनके घर में घुसने वाले थे, तो शिजुका चिल्लाकर उन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेती है और इस बार शिजुका ने रिस्क के बारे में सोचे बिना अपने दिल की सुनी, क्योंकि वो यहाँ रहकर बदल गई थी। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाले थे, लेकिन तभी अकीरा यहाँ आ जाता है और कुदाली से उन सब ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसने अभी तक उनका कर्ज नहीं चुकाया है
उसने ना तो ज्यादा पैसे कमाकर उनके पास भेजे और ना ही उन्हें फॉरेन ट्रिप्स पर लेकर गया। उसने तो शादी के लिए लड़की भी नहीं ढूंढी, तो पोते होना तो दूर की बात है। इसीलिए वो जिंदा रहते हुए उनके लिए सब कुछ करना चाहता है। ये सब सुन तेंदो अकीरा को घर के अंदर खींच लेते हैं और कहते हैं कि अगर उसे कर्ज चुकाना है तो अपने पेरेंट्स से पहले मत मरना और अपनी मदर का ख्याल रखना। और इतना कहकर तेंदो घर से बाहर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। इसके बाद हम कुरासुगी की बैक स्टोरी देखते हैं। कुरासुगी को शादी के बाद कभी अपनी पत्नी से वो प्यार नहीं मिला जो उसने सोचा था। अपना घर उसे काटने को दौड़ता था, तो वो ऑफिस के बाद भी अपना ज्यादातर समय बार में बिताने लगा और वो घर पर आने में हमेशा लेट हो जाया करता था। हफ्ते में एक बार ही उनकी आपस में बात होती थी, उसमें भी उसे बीवी के ताने सुनने को मिलते थे। अपनी फैमिली के लिए उसके मन में कोई प्यार बाकी नहीं था। इतना कहकर वो अपनी वाइफ को कोसने लगता है। इधर शिजुका ज़ॉम्बीज से बचने के लिए खेतों में आ गई थी, लेकिन यहाँ पर कांता का साथी अतेनबू आ जाता है, जिसे देख शिजुका डर जाती है। अतेनबू कहता है कि वो कितना लकी है, उसके सामने इतनी सुंदर लड़की है और वो शिजुका को फ्रेंच किस करने वाला है। ये सुनते ही शिजुका यहाँ से भागने लगती है और कहती है कि इससे अच्छा तो वो ज़ॉम्बीज के हाथों मरना पसंद करेगी। अतेनबू कहता है कि सारी जिंदगी उसे बैड लक ही मिला है, उसे ना तो कोई लड़की मिली और ना ही पैसा, पर आज वो अपनी किस्मत बदल देगा। फिर हमें अतेनबू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उसकी एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब लगी थी, लेकिन वो ऑर्डर नंबर ही भूल जाया करता था, जिससे उसे डांट पड़ती है। वो हमेशा अपनी काम चोरी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था और अपनी बुरी किस्मत पर रोता रहता था। अब एक दिन अतेनबू सिगरेट को बिना बुझाए ही ट्रैश कैन में डाल देता है, जिससे पूरा रेस्टोरेंट ही जल जाता है और सबकी जॉब चली जाती है। फिर भी अतेनबू अपनी गलती नहीं मानता और खुद की बेवकूफी के लिए किस्मत को दोषी ठहराता है कि वो कितना अनलकी है। इधर बीट्रिक्स और तुको में लड़ाई हो रही थी और बीट्रिक्स इसके सामने कमजोर पड़ रही थी, लेकिन तुको की चेनसॉ के शोर से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे थे, तो वो जल्दी बीट्रिक्स को खत्म करना चाहती थी। बीट्रिक्स उससे पूछती है कि वो इतना बुरा काम क्यों कर रही है, जिस पर तुको बताती है कि वो हमेशा सही काम करती है और बाकी सब लोग गलत होते हैं। तुको असल में बहुत ज्यादा कंप्लेंट करने वाली औरत है, उसे हर काम में प्रॉब्लम होती है। उसे हमेशा लगता था कि वो सही है और बाकी सब लोग गलत हैं, इसीलिए किसी को भी उसके साथ काम करना पसंद नहीं था। इधर कुरासुगी खुद को विक्टिम बताता है, जबकि उसकी वाइफ ने जब उनके बेटे को जन्म दिया था तब भी वो उसके पास नहीं था, बल्कि कुरासुगी ने उसे एक कॉल तक नहीं किया क्योंकि वो ऑफिस में बिजी था, और फिर भी वो खुद को मासूम बताता है। अब केंचो समझ जाता है कि कुरासुगी एक नंबर का मूर्ख आदमी है, उसने अपनी तरफ से कभी कोई कोशिश नहीं की होगी। जैसे वेडिंग एनिवर्सरी पर उसने एक फूल भी अपनी वाइफ को नहीं दिया होगा, न ही रोज उसका घर संभालने के लिए उसे थैंक यू बोला होगा या कभी उसकी ट्रू फीलिंग्स को समझा होगा। उसने कभी अपनी वाइफ के लिए कोई एफर्ट ही नहीं डाला और सोचता रहा कि वो हमेशा उसकी देखभाल करेगी। कुरासुगी ये सब सुन गुस्सा हो जाता है और केंचो को धक्का मार के नीचे गिराने लगता है, लेकिन केंचो उस डंडे को पकड़कर अपने साथ कुरासुगी को भी नीचे गिरा लेता है और ज़ॉम्बीज इन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। केंचो को नहीं पता कि ज़ॉम्बीज इंसानों में क्या देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट, बॉडी स्मेल या शायद बॉडी हीट, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केंचो इन तीनों चीजों को छुपाने वाला है। अब केंचो अपने सारे कपड़े उतार कर उस गोबर वाले गड्ढे में कूद जाता है और उसमें पूरा डूबने लगता है। कुरासुगी ज़ॉम्बीज से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेंस में करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद केंचो गड्ढे से बाहर निकलता है और वो पूरा गोबर से सन गया था। वो कहता है कि ये ज़ॉम्बी बनने से तो अच्छा ही है, और अंजू केंचो को उससे दूर रहने को बोलती है जब तक वो नहा न ले। दूसरी तरफ वो पागल ओल्ड मैन हिको होश में आता है। उसके सिर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश था और अब उसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया था। बाकी लोगों से उसे पता चलता है कि शिजुका उनकी जान बचाने के लिए खुद चारा बन रही है, जिस पर हिको बोलता है कि तुम सब हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो, हमेशा सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। ना जाने कितने नेचुरल डिजास्टर्स हुए, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी और हर साल खेती करते रहे और अभी तक जिंदा हैं, तो ये ज़ॉम्बीज क्या चीज हैं। इधर शिजुका अतेनबो को समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, इसीलिए उसके साथ बुरा होता है, जबकि उसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने साथ
साथ काम कर रहे लोगों और बाकी अनजान लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, तभी उसकी किस्मत अच्छी होगी। ये सारी बातें अतेन्बो के सिर के ऊपर से जाती हैं और वो गन पॉइंट पर शिजुका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और अतेन्बो के हाथ से उसकी पिस्टल गिर जाती है। ये गोली गांव के बेस्ट हंटर हिको ने चलाई थी। अतेन्बो फिर से शिजुका पर हमला करने जाता है तो बाकी बूढ़े लोग सामने आ जाते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई लगा देते हैं, और फिर भी ये सुअर इसे अपना बैड लक समझता है, जबकि शिजुका ने पहले इन लोगों की मदद की थी, इसीलिए ये उसे बचाने आ गए और वो खुद को बहुत लकी मानती है। इधर बीट्रिक्स अब वाटर व्हील को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाती है। ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे आते हैं, जिससे वो व्हील ही टूट जाता है, जिससे फेंस की पावर कट हो जाती है। बीट्रिक्स ने ज़ॉम्बीज को ही यूज कर अपना काम कर दिया, जो कि तुको को बिल्कुल गलत तरीका लगता है। बीट्रिक्स उससे कहती है कि किसी भी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं और दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उन पर अपनी सोच थोपने से पहले तुको को ये सोच लेना चाहिए था कि शायद वो खुद भी गलत हो सकती है। बीट्रिक्स उस बड़े से व्हील को लुढ़काते हुए यहाँ से चली जाती है और तुको को ज़ॉम्बीज खा जाते हैं। इधर अकीरा के फादर ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। वो अकीरा को बाहर आने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इससे बाकी लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। तेंदो कई ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और अब यहाँ सिर्फ 3 ज़ॉम्बी ही बाकी रह गए थे। लेकिन अचानक ही उन्हें किसी तरह का अटैक आता है और वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ज़ॉम्बीज तेंदो को खाने ही वाले थे, लेकिन कांता तेंदो को उठाकर अपने बुलडोजर पे चढ़ा लेता है। अकीरा उससे पूछता है कि वो उसके फादर को क्यों बचा रहा है। अब कांता को पता था कि अकीरा इतनी आसानी से तो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, इसीलिए उसने अकीरा के फादर को किडनैप कर लिया। अब अगर अकीरा दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज से खुद को नहीं कटवाता तो कांता उसके फादर को मार देगा। अकीरा अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाना चाहता था ना, तो उसके पास यही एक मौका है। एपिसोड की शुरुआत कांता की बैक स्टोरी दिखाने से होती है। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब उसके भी दोस्त हुआ करते थे और गर्मी की छुट्टियों में वो लोग हर रोज पूल में जाकर खेला करते थे। कांता के लिए ये दिन उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। फिर जब कांता मिडिल स्कूल में गया तो उसके वहाँ कोई दोस्त नहीं बने, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन था और किसी से बात करने की कोशिश नहीं करता था। अपने 3 साल के स्कूल टाइम में कांता ने किसी से भी बात नहीं की और सारा समय अकेलेपन में बिताया। कॉलेज में आने पर उसने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने इंटर्नशिप की, वॉलंटियर बन के काम किया, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार भी ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी उसे कोई फायदा नहीं मिला। उसे तो ये भी नहीं पता था कि लाइफ में उसे करना क्या है। एक दिन वो अकीरा और उसके दोस्तों के पास से गुजरता है। वो देखता है कि अकीरा इतना खुश था, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी और वो लोग कहीं लंच करने की बात कर रहे थे। अकीरा को देख कांता को जलन होने लगती है कि ये इतना बेफिक्र कैसे है, और इसीलिए कांता अकीरा से नफरत करता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। अब कांता अकीरा को धमकी देता है कि वो ज़ॉम्बीज से खुद को कटवा ले, वरना वो उसके फादर को मार देगा। अकीरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तेंदो उसे गेट खोलने से साफ मना कर देते हैं कि अगर उसने खुद को या अपनी मदर को खतरे में डाला तो उनका रिश्ता उसी समय खत्म हो जाएगा। तेंदो आगे कहते हैं कि उसकी चिंता ना करे, वैसे भी उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुन अकीरा कंफ्यूज हो जाता है, पर उसकी मदर रिवील करती है कि तेंदो को कोई बीमारी हो गई है और इस समय कोई डॉक्टर या दवाई ना होने से उनका कोई इलाज भी नहीं हो सकता, तो आज नहीं तो कल उनकी डेथ हो जाएगी। अकीरा ये सुन दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने का मौका ही नहीं मिला। तेंदो अकीरा से कहते हैं कि इंसानियत की मदद करो, दुनिया के लिए जो कर सकते हो वो करो। जब वो स्वर्ग से ये सब देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। इस तरह उनके मरने के बाद भी अकीरा उनका कर्ज चुका सकता है और ये सब करते देख उन्हें अकीरा पर बहुत गर्व होगा। अकीरा को अब सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो फैसला कर लेता है। कुछ देर के बाद अकीरा अपने घर का दरवाजा खोल देता है और तीनों ज़ॉम्बीज उसके अंदर चले जाते हैं। फिर कांता को अकीरा के चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया हो। थोड़ी देर के बाद अकीरा गेट से बाहर निकलता है और वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गया था। ये देख कांता जोर जोर से हंसने लगता है। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था उसे उसने ज़ॉम्बी बना दिया और अकीरा अब कभी अपने दांत दिखा के नहीं हंसेगा। वो अब अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर सकता। अब तक अकीरा बुलडोजर के पास आ गया था और वो कांता को पकड़ के नीचे गिरा लेता है। कांता को समझ नहीं आता कि अकीरा ज़ॉम्बी कैसे नहीं बना। कहानी अब थोड़ा पीछे जाती है, जब अकीरा को एक आइडिया आया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें एक लड़की फिल्मों में ज़ॉम्बीज का मेकअप किया करती थी। वो अकीरा का भी मेकअप कर उसे बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा बना देती
मिलती है और इससे अकीरा की लिस्ट में से कॉस्प्ले करना भी पूरा होता है। फिर अकीरा गेट खोलकर तीनों ज़ॉम्बीज को अंदर आने देता है और झूठ मूठ का चिल्लाता है। फिर तीनों लड़कियां उन तीनों ज़ॉम्बीज को पीछे से मार देती हैं, जिसके बाद अकीरा ज़ॉम्बी बनने का नाटक कर बाहर आता है। अब अकीरा कांता से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर कांता कहता है कि वो भी अकीरा की तरह अपने मन का काम कर रहा था, क्या उसे खुश होने का कोई हक नहीं है। अकीरा बोलता है कि अगर तुम सच में यही करना चाहते थे तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही थी। अब ये सुन कांता सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में यही करना चाहता था, और तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर कांता की टांग पर काट लेता है। कांता अपने दूसरे पैर से उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है, लेकिन अब कांता भी इन्फेक्टेड हो गया था और वो रोने लगता है। इस तरफ और भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे, तो लड़कियां अकीरा से कहती हैं कि उन्हें यहाँ से जाना होगा, पर अकीरा कांता से पूछता है कि अपनी असली बकेट लिस्ट में वो क्या लिखता, ऐसा क्या है जो वो सच में करना चाहता है। कांता बोलता है कि जो चीज वो सच में करना चाहता था वो है अपने दोस्तों के साथ पूल में मजे करना। अकीरा बोलता है कि अगर बात इतनी सी थी तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जब अकीरा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसी समय कांता के पेट में गुड़गुड़ होती है, जो कि अकीरा और बाकी सब सुन लेते हैं। फिर अकीरा कांता को उनके साथ लंच करने के लिए इनवाइट करता है और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन कांता शर्म के मारे वहाँ से भाग गया था। अगर कांता ने उसी समय इन लोगों से बात कर ली होती या इन्हें कुछ बताया होता तो आज वो लोग दोस्त होते। अकीरा कांता को गले लगाते हुए कहता है कि अगर वो किसी दिन ज़ॉम्बी बनता है तो कांता के साथ पूल में नहाने जरूर चलेगा। कांता अब जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपनी लाइफ पर पछतावा होने लगता है कि अगर उसी दिन थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी, लेकिन अब तो काफी देर हो गई थी। कांता किसी भी समय ज़ॉम्बी बन सकता था, तो वो अकीरा को धक्का देकर उससे दूर भागने लगता है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ भागा करता था और उसे कभी थकान नहीं होती थी। वो भागकर पूल में जाया करते थे। कांता ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ का अंत ऐसे होगा। ऐसा सोचते हुए कि वो पूल में कूद रहा है, कांता गांव की नदी में कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर अकीरा और बाकी सभी लोग फेंस के पास आकर मिलते हैं। शिजुका गांव के सभी लोगों को लेकर आ गई थी, पर उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो फेंस को पार कैसे करेंगे। तभी बीट्रिक्स उस बड़े से पहिए को लुढ़काते हुए इस तरफ आती है और सभी से कहती है कि सब लोग रास्ते से हट जाएं। वो इस पहिए को रोक नहीं पा रही तो वो इसे फेंस में क्रैश कर देगी, जिससे उनके लिए रास्ता भी बन जाएगा। सभी उसका रास्ता छोड़ देते हैं और बीट्रिक्स उस पहिए से फेंस को तोड़ देती है, जिसमें से सभी लोग गांव से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग जंगल में भागते हुए पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लकड़ी का पुल है। पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि पुल तो पहले ही टूट चुका था। पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे थे और अब ये लोग बुरी तरह फंस गए हैं। तभी अकीरा को दूसरी तरफ से किसी की आवाज आती है और वो इनकी तरफ रस्सी का पुल फेंकता है। ये कुमानो था, जिसके साथ अकीरा ने ट्री हाउस बनाया था। कुमानो ज़ॉम्बीज की आवाज सुनकर इसी तरफ आया था, लेकिन जब उसने देखा कि पुल टूटा हुआ है तो उसने जल्दी से नया पुल बना लिया और उसने अकीरा को प्रॉमिस किया था कि वो भी उसकी मदद जरूर करेगा। अब अकीरा और केंचो जल्दी से पुल की रस्सी बांध देते हैं और सभी लोग पुल पर से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब सिर्फ केंचो और अकीरा ही रह गए थे। वो दोनों पुल की रस्सी के साथ नीचे छलांग मार देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इस पार ना आ सकें। झूलते हुए ये लोग बुरी तरह टकराते हैं और सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। ऊपर चढ़ते हुए अकीरा केंचो को भी बताता है कि कांता को बस दोस्त चाहिए थे, जो सुन केंचो भी उसे एक मूर्ख बोलता है। अकीरा कहता है कि जब वो उस कंपनी में काम कर रहा था तब उसने भी खुद को खो दिया था। उसका हर दिन नर्क जैसा रहता था और हो सकता था कि वो भी कांता की तरह एक डार्क बकेट लिस्ट बना लेता। इसीलिए इतना सब होने के बाद भी अकीरा को कांता से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद टेंदो अकीरा से कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से आज वो सभी लोग जिंदा हैं, तो उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। ये सुन अकीरा बहुत खुश होता है और अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाने वाली लाइन भी वो अपनी लिस्ट में से काट देता है। कुछ दिन बाद ये लोग गांव के सभी ज़ॉम्बीज को टनल की तरफ अट्रैक्ट कर वापस से रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और फिर से अपने गांव को सुधारने में लग जाते हैं। कुमानो भी इनके साथ गांव में रहने आ गया था और उसकी लीडरशिप में गांव की मरम्मत जल्दी हो जाएगी। कुमानो के आने से मानो सब में एक नई एनर्जी आ गई थी और कुछ ही दिनों में ये गांव बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। दादी माँ शिजुका को भी थैंक यू बोलती हैं, उनके जैसे बूढ़े लोगों का इतना ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ अंजू केंचो के
साथ मिलकर फेंस को ठीक कर रही थी। उसमें इतना जोश देख केंचो भी हैरान हो जाता है। अंजू कहती है कि रोते हुए बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला, और केंचो ने उसे हंसना सिखाया था, जिसकी वजह से उसमें नई उमंग आ गई है और इसके लिए वो केंचो को शुक्रिया बोलती है, जिससे केंचो का कॉमेडियन बनने का ड्रीम पूरा हो जाता है। शाम हो जाती है और अकीरा अपने फादर के पास था, जो कि थक कर सो रहे थे। अपनी मदर से अकीरा को पता चलता है कि जब से वो टोक्यो में रहने गया है, तब से ही उसके फादर हर रोज पूछा करते थे कि अकीरा की कोई खबर आई क्या, वो वहाँ ठीक तो है। ये सुन अकीरा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि उसके फादर एक खड़ूस इंसान है। तभी शिजुका, केंचो और बीट्रिक्स भी यहाँ आ जाते हैं। अकीरा अपने फादर से रोते हुए प्रॉमिस करता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो अकीरा अपनी मदर और इस गांव को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद अकीरा पूछता है कि उसके डैड को आखिर कौन सी बीमारी हुई है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि तेंदो को बस पाइल्स हुआ है, जिस कारण से उन्हें बैठने में और चलने में दिक्कत आती है और सोने में भी परेशानी होती है। अब ये सुन अकीरा खुश हो जाता है कि उसके डैड को सिर्फ पाइल्स है, क्योंकि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और ज्यादातर ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उसे सबसे बड़ा ड्रीम खोजकर उसे पूरा करना चाहिए। अब क्योंकि उसके फादर ठीक हैं, तो अकीरा इस गांव से जाने का फैसला कर लेता है। अब से अकीरा का सपना होगा पूरे देश में घूमकर इस ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन ढूंढना और फिर दुनिया को ज़ॉम्बीज से बचाकर अपने फादर का इलाज करवाना। तेंदो को भी अकीरा का ये सपना पसंद आता है। अकीरा फिर इसे अपनी बकेट लिस्ट में लिख लेता है और अपने दोस्तों को भी कहता है, जिस पर केंचो लिखता है कि वो जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। शिजुका एक असली डॉक्टर बनेगी। बीट्रिक्स जापान को फिर से पहले जैसा करना चाहती थी। और भी कई सारी मजेदार चीजें ये लोग उस बकेट लिस्ट में लिखते हैं, जिससे लिस्ट 86 तक भर जाती है। अगली सुबह ये चारों यहाँ से जाने को तैयार थे। गांव वाले शिजुका को गुड बाय बोलते हैं और अंजू भी हंसते हुए केंचो को अलविदा करती है और किसी दिन वापस लौटने को कहती है। तेंदो अकीरा से कहता है कि उसे यहाँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसी तरह ये चारों निकल पड़ते हैं इस बार दुनिया को बचाने के लिए। अब वैक्सीन बनाने के लिए इन्हें रिसर्च लैब चाहिए होगी, जिसके लिए ये किसी मिलिट्री बेस में जाने का डिसाइड करते हैं और देश के नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि इनकी तरह और भी कई कैरेक्टर्स जिंदा थे और किसी तरह सरवाइव कर रहे थे। केंचो और उसके दोस्त पूरी कंट्री घूमते हैं और रास्ते में बहुत मजे करते हैं। आखिर में ये लोग होक्काइडो पहुंच जाते हैं, जो कि जापान का आखिरी शहर है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ज़ॉम 100 का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो ये एनीमे काफी अच्छा लगा है और आखिर में कांता का कैरेक्टर भी काफी बढ़िया था। दोस्तों, आप लोग भी जितना हो सके उतना अपनी जिंदगी एंजॉय कीजिए, बाहर जाइए, नई नई चीजें ट्राई कीजिए, ताकि कांता की तरह कभी किसी को बाद में अफसोस ना करना पड़े। बाकी ज़ॉम 100 अब खत्म हो चुका है और इसका अगला सीजन कब आएगा ये कोई नहीं जानता। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नए एनीमे के साथ। शुक्रिया।